फिनिश। ओके, नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं, बढ़िया सब मस्त जबरदस्त। जल्दी से हो रहा हूं फटाफट से। हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे 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 राधे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट से आ जाओ। हेलो बेटा, हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही तंदुरुस्त है ना। तो ये बताओ, एक बात बताओगे कि चैप्टर समझ में आ रहा है? मेरे को लग रहा है कल तुम्हें चैप्टर कम समझ में आया, ऐसा ही है कुछ। चैप्टर कम तो समझ में नहीं आया तुम्हें? ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ समझ में आया ही ना हो तुम्हें चैप्टर में, कि सर पता नहीं आपने क्या पढ़ा दिया। वॉइस ठीक आ रही है मेरी? वॉइस वगैरह ठीक आ रही है? चलो, तो कल का चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, हमारा लोकतंत्र क्या और क्यों, इसकी हमने शुरुआत की थी कल। और आपको इसमें कितना समझ में आया पहले ये बताओ? पूरा समझ में आया? कंप्लीट समझ में आया? थोड़ा सा ये बता दो पहले, ताकि थोड़ा सा मेरे को आइडिया लग जाए कि भाई तुम्हें कितना समझ में आया। काम करते हैं, पोल करवा देते हैं। और ये पोल किसके लिए होने वाला है? ये पोल जो मैं करवा रहा हूं ना बेटा जी, ये तुम्हें हाँ ना में जवाब देना है कि कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था लोकतंत्र क्या और क्यों, इसका जो पहला लेक्चर गया है कल, ये तुम्हें समझ में आया था या नहीं आया? ये बताओ फटाफट से, है ना। तो तुम्हें हाँ ना में जवाब देना है, वोट डालना है तुम्हें। जल्दी से फटाफट से करो, जल्दी से। नहीं आया ना, मेरे को पता था नहीं आएगा तुम्हें बेटा, तुम्हें नहीं आएगा। तुम्हें पता है ना। तुम एक काम करो, तुम जब क्लास में लेता हूं ना, जब क्लास ले रहा होता हूं, तो तुम जो कमेंट सेक्शन जो है उसमें, चैट सेक्शन में चटियाते रहते हो ना, वो थोड़ा कम किया करो बेटा, है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो तुम, ये इन कामों से फुर्सत मिल जाए तो। इतना पैसा वैसा खर्च कर रहे हैं तुम्हारे माँ बाप, थोड़ा पढ़ लिया करो थोड़ा सा। कि सर वो पढ़ाई की बात मत किया करो सर, पढ़ाई की बात जब आप करते हो ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप बिल्कुल क्यूट नहीं लगते सर। आप सिर्फ आप बातें किया करो, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें किया करो, बस यही किया करो आप, है ना। यही तो चाहिए तुम्हें। हाँ चलो ठीक है, जल्दी करो फटाफट से। हाँ बहुत बढ़िया, राधे राधे बेटा। अब सुनो, अब एक काम की बात सुनो, जो बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास में आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसका लेक्चर नंबर 1 देख लो पहले यार। इसका लेक्चर नंबर 1 देख लो, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप ये लेक्चर को देखना। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है इसका। तो बेसिक चीजें मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दी हैं। तो अगर पहली बार क्लास में आ रहे हो तो ये मत बोलना कि अरे सर क्या बता दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ, तो पहला लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 1 देख लेना, उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 2 देखना, ठीक है ना। चलिए, तो भाई शो रिजल्ट करेंगे तो 80। हाँ मेरे को पता था भाई तुम्हें समझ में नहीं आया, है ना। लगभग 16% बच्चे जो है उनको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, आज इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, सारे बच्चे एक तो मेरे को थम्स अप दे देंगे फटाफट से। आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आज क्या करेंगे, आज सीधे जो पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि आज इस पूरे चैप्टर को मुझे खत्म करवाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? कॉमेडी। अच्छा सर, आप कैरी मिनाटी की तरह दिखते हो। देखो ऐसा है, कैरी मिनाटी मेरे जैसा दिखता है, ठीक है। मैं कैरी मिनाटी से 10 गुना ज्यादा हैंडसम लगता हूं, समझे तुम। ये आप बात मत बोलना, कैरी मिनाटी मेरे जैसा दिखता है, मैं कैरी मिनाटी की तरह नहीं दिखता। अरे मजाक कर रहा हूं, चलो ठीक है, कैरी मिनाटी की तरह दिखते हो, हैं। हाँ चले ठीक है, तो सारे बच्चे थम्स अप दे दो, ठीक है। सो एक काम करते हैं, तो हम एक पहली बात कर लेते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं कल जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में बात करूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में, ठीक है ना। अच्छा सर, आपने कल क्या पढ़ाया था? तो याद रखो, कल मैंने आपको लोकतंत्र के बारे में बताया था। सर किसके बारे में बताया था? मैंने कल आपको लोकतंत्र के बारे में बताया था। लोकतंत्र क्या है, तो मैंने उसकी एक बहुत ही साधारण सी परिभाषा मैंने आपको बताई, बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन बताई मैंने आपको। क्या बताया था मैंने? आपने खुद ही बताया था, अगर आपको याद हो, आपने खुद ही जो है लोकतंत्र की परिभाषा बताई। क्या बताई सर? तो मैंने परिभाषा यह बताई कि भाई कोई भी एक ऐसा तंत्र, कोई भी एक ऐसा देश जहां पर लोग जो होते हैं वो अपने शासक को चुनते हैं, लोग जो होते हैं वो अपनी जनता को चुनते हैं, ऐसे तंत्र को हम क्या बोल देते हैं? लोकतंत्र बोल देते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, भारत एक क्या, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। अमेरिका की मैं बात करूं, अमेरिका भी दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। यहां पर जो लोग हैं वो अपने नेता को चुनते हैं, अपने राजा को चुनते हैं। ये मैंने आपको लोकतंत्र की परिभाषा बताई। फिर मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि परिभाषा को हमें कब याद करना पड़ता है। परिभाषा, किसी भी चीज की जो परिभाषा होती है, किसी भी चीज की डेफिनेशन जो होती है, उसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज को इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, तब हम उस चीज का, उसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने आपको बोला कि भाई लोकतंत्र की जो परिभाषा तुम बता रहे हो, यह परिभाषा गलत परिभाषा नहीं है, यह परिभाषा जो है वो अधूरी परिभाषा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर वोट डालते हैं, लोग अपने नेता को चुनते भी हैं, लेकिन पर फिर भी वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। यानी कि बात यह है कि लोकतंत्र उससे कई गुना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में लोग अपने नेता को चुन रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, वो लोकतंत्र है। ऐसा हो सकता है कि भाई उस देश में वोटिंग भी होती है, लोग मत डालते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, पर फिर भी
वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। और कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, किसका भाई? पाकिस्तान का। किसका उदाहरण दिया था? पाकिस्तान का उदाहरण दिया था मैंने। याद करो, आ गया याद? याद आ गया? याद आ गया? हाँ या ना? फटाफट से बताओ, याद आया? कल मैंने आपको किसका उदाहरण दिया था? पाकिस्तान का। तो हम क्या पढ़ रहे थे कल? कल हमने लोकतंत्र के अर्थ को समझा, साधारण सा मतलब समझा हमने, और फिर हम लोकतंत्र में की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। और जो पहली विशेषता थी लोकतंत्र की, पहली विशेषता वो क्या थी? लोकतंत्र की पहली जो विशेषता थी वो ये थी कि प्रमुख फैसले कौन लेता है? निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। निर्वाचित मतलब जिसको आपने चुनकर भेजा है। अब पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में आप देखोगे 1999 में क्या हुआ? तख्ता पलट हो गया भाई। तख्ता पलट मतलब यहां पर पहले एक लोकतंत्र था, उसके बाद लोकतंत्र को हटाकर परवेज मुशर्रफ जो होता है, जो कि एक आर्मी का जनरल था, सेना का जनरल था, सेना की सबसे ऊंची पोस्ट पे था, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, इसने क्या किया? इसने वहां पे जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटा दिया और इसने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया। कहां का भाई? पाकिस्तान का। अब कहने को क्या हुआ? कहने को वहां पर अभी भी प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव होते थे, लेकिन असल में निर्णय कौन लेता था? तो असल में निर्णय कौन लेता था? निर्णय कौन लिया करता था? तो निर्णय लेता था हमारा परवेज मुशर्रफ। वो और उसके जो बाकी के सदस्य जो थे वो निर्णय लिया करते थे। असल में जो जिन्हें लोग चुनकर भेज रहे हैं वो निर्णय नहीं ले रहे। तो याद रखो, अब कहने को तो यहां पे वोटिंग हो रही है, कहने को तो पाकिस्तान में लोग अपने नेता को चुनकर भेज रहे हैं, बट फिर भी आप इसको लोकतंत्र नहीं बोल सकते, इसको सेना का शासन बोलते हैं। जहां पर सेना जो होती है किसी भी देश की, वो सारे निर्णय लेती है, उसको हम सेना का शासन बोल देते हैं। तो आप बोलो, पहला वाला उदाहरण हमने कल जाना, मतलब प्रमुख जो फैसले लेता है वो कौन होता है? प्रमुख फैसले लेने का हक किसके हाथ में होता है? तो जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। यानी कि असल में आप देखोगे ना, पाकिस्तान में जो प्रांतीय असेंबली है, जो राष्ट्रीय असेंबली है, इन लोगों के पास अधिकार होना चाहिए था निर्णय लेने का, बट अधिकार किसके पास चला गया? सेना के पास चला गया। किसके पास चला गया? अब वहां की जो सेना है वो सारे निर्णय ले रही है। परवेज मुशर्रफ जो है वो सारे निर्णय ले रहा है। उसने पूरे संविधान को चेंज कर दिया, उसने अपने आप को, है ना, एक फ्रॉड तरीके से जनमत करवाकर उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी? ये सारी चीजें एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होती। तो आपने जो साधारण सी परिभाषा सुनी है कि भाई लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जहां पर लोग जो है अपने नेता को चुनते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सही हो हमेशा, ठीक है। तो पहला हमने उदाहरण देखा कि प्रमुख फैसले लेने का जो अधिकार होता है वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। निर्वाचित नेता मतलब जिनको जनता ने चुनने के लिए भेजा है। ऐसा नहीं है कि जनता जिसको चुनकर भेज रही है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो एक कठपुतली की तरह बैठा हुआ है, बाकी निर्णय कोई दूसरा इंसान ले रहा है, जो कि पाकिस्तान के केस में हुआ। बताओ चमका या नहीं चमका? फटाफट से बताओ, चमका या नहीं चमका? तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने जो कल बताया था, बस मैंने इतना ही पढ़ाया था कल। आज हम दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और हां, याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। पहली जो विशेषता थी वो हमने पढ़ ली, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में लिए जाते हैं। और हम इन सारी विशेषताओं को उदाहरण के तौर पर देखेंगे। समझ में आया? यानी कि हम सारी विशेषताओं को उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। चमका या नहीं चमका? हाँ, उसने लीगल फ्रेमवर्क जारी किया था, उस लीगल फ्रेमवर्क से आप देखोगे, हाँ एग्जैक्टली बेटा, वो जब चाहे तब जो है प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली को भंग कर सकता था। आप सोच के देखो, उसको अधिकार किसने दिया? उसको जनता ने चुना है? नहीं चुना, वो तो एक सेना का लीडर था, जो कि सेना की दम पर जो है अपने आप को, उसने क्या किया? उसने अपने आप को वहां का नेता बना लिया। थैंक यू सो मच। इधर ही रख दो आप, ले जाओ। थैंक यू सो मच। चाय पियोगे? चाय पियोगे? चाय? हा 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 हा, थोड़ी चाय पी लेते हैं। अरे भाई साहब, क्या चाय बनाई। अब देखो, एक बार मैं फिर से पोल करवाता हूं। कल जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया है, तो एक बार फिर से बता दो यार कि समझ में आया या नहीं आया। बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। मेरा ये दायित्व है कि भाई तुम्हें एक एक चीज समझ में आए। जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं ना, उनको यार एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, बस बात खत्म। तुम्हें जब तक 90% से ऊपर नहीं आएगा तब तक मैं समझाता रहूंगा, बात खत्म। तो एक बार बता दो समझ में आया, क्योंकि एक पॉइंट बहुत जरूरी है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली विशेषता कि भाई लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित नेता जो होते हैं वो ही निर्णय लेते हैं, वो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने पाकिस्तान का उदाहरण देखा। ऐसे ही हम अलग अलग विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अलग अलग उदाहरण देखेंगे, अलग अलग देशों के उदाहरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, चाय पी लो, चाय। पकौड़ा नहीं है बेटा, चाय है बस, पकौड़ा तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। चैट बंद बेटा, चैट नहीं बंद कर सकता। चैट बंद, यहां पे ऑर्डर दिए गए हम लोगों को कि चैट हम बंद नहीं कर सकते, है ना, वरना मैं चैट बंद कर देता। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं चैट नहीं देखता, बीच बीच में देखता हूं। चलो ठीक है, रिजल्ट को शो करता हूं मैं। ओ हो भाई, मैंने ये तो बोल दिया, इस वजह से तुमने हाँ नहीं बोला कि भाई कि सर आगे नहीं बढ़ेंगे।
इसलिए चलो एक काम करते हैं, हाँ हाँ टिक कर देते हैं, है ना, हाँ पे जवाब देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, शर्माने की बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है। जब तक समझ में ना आया पूछते रहो, ठीक है ना समझ में आया, हमारा जो एआई जो बोट है वो तुम्हें आंसर देगा। मैं अगर यहां पर देख लूंगा कोई भी डाउट तुम्हारा तो आंसर दूंगा, डाउट सेशन में देखूंगा तो तुम्हारा आंसर दूंगा, लेकिन पूछते रहो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। बस सीधी सी मेरा मतलब पढ़ाने का ये तरीका है, जब तक तुम्हें चीजें क्लियर नहीं होती तब तक पूछते रहो, बस बात खत्म। बाकी 94% बच्चों को समझ में आई। तो भाई ये जो 5% बच्चा है ना, ये जो 5% बच्चा है, ये जो 5% बच्चा है ना, ये हमेशा आएगा। अगर मैं इनसे पूछूं ना तुमसे कि तुम्हारे पिताजी का नाम तुम्हें पता है या नहीं पता, तो भी 4 से 5% बच्चे ना पे आंसर करेंगे नहीं पता। देखो अभी करके देखता हूं। अभी एक अगला पोल आ रहा है जिसमें तुम्हें बताना है किस किस को पता है अपने पिताजी का नाम, है ना। और इसमें भी देखना 1 या 2% बच्चे नहीं पता होगा उनको। जल्दी से बताओ फटाफट, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, बताओ फटाफट से। पिताजी का नाम क्या, तुम्हारे पिताजी का नाम किस किस को समझ में आता है, पिताजी का नाम किस किस को पता है, हाँ या ना में जवाब देना। तुम इसमें देखना 2 से 4% बच्चे नहीं बता पाएंगे। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, बताओ अपने पिताजी का नाम पता है, किस किस को पता है, जल्दी से बताओ। इन 5% का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा रहेंगे। चलो ठीक है, लेट्स से। अरे मैं पूछ नहीं रहा, बताना है तुम्हें हाँ या ना। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि 4-5% हमेशा रहेगा। ये हमेशा रहेगा। देखते हैं भाई आज कितना आता है। सब अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं। अब देखो यहां पे देखते हैं थोड़ा सा, एक बार देखते हैं। ज्यादातर बच्चे हाँ करेंगे समझदार। अब देखते हैं कितने 100% बच्चे, देखते हैं 100% होगा या नहीं होगा। लेट्स सी। देखो मैंने क्या बोला था भाई साहब। ओ भाई। 5% बच्चों को अपने पिताजी का नाम नहीं पता। तो कहने का मतलब यह है कि 5% ये जो डेटा है ये हमेशा रहेगा, इनका कुछ कर ही नहीं सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई साहब। ओ यार चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में सर, आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम किसके बारे में बात करेंगे सर। तो आज हम दूसरी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। हमने पाकिस्तान का उदाहरण देख लिया था, ठीक है ठीक है। यार चलो ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ आज हम क्या पढ़ेंगे सर, तो आज हम एक दूसरी विशेषता के बारे में बात करेंगे। कौन सी है विशेषता ये, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। मतलब एक लोकतांत्रिक देश की एक ये विशेषता होती है कि वहां पर जो भी चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र तरीके से होते हैं, किसी दूसरे का दबाव नहीं होता, और वो निष्पक्ष तरीके से होते हैं। निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में रह के नहीं होते। जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनका बराबरी का हारने और जीतने का चांस होता है, जितने भी लोग चुनाव में खड़े हैं। आओ देखते हैं, इसको उदाहरण से समझेंगे। चीन और मैक्सिको के उदाहरण से जो है समझने की कोशिश करेंगे इस विशेषता को। समझ में आया, यानी कि हम अगली विशेषता के बारे में बात करेंगे, और इस विशेषता में हम यह देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में जो भी चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होते हैं। और जब स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होते हैं तो हम इसको उदाहरण के तौर पर समझेंगे। कैसे सर, मतलब हम चीन का और मैक्सिको का उदाहरण देंगे, और वहां पर आप बताना कि यहां पर लोकतंत्र है या नहीं है। मतलब किसी भी देश में अगर चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब वो जो देश है वो लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना। तो अब हम किसका उदाहरण देखेंगे, आप देखोगे। अब हम उदाहरण देखेंगे चीन का, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। यह एक विशेषता है लोकतांत्रिक देश की। अगर यह नहीं है तो उसका मतलब वो जो देश है वो लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। हम उदाहरण बात करते हैं, हम उदाहरण देखेंगे किसका, हम उदाहरण देखेंगे चीन का और मैक्सिको का, ठीक है ना। चलिए अब देखो चीन की अगर मैं बात करूं, चीन की, है ना, हमारा पड़ोसी मुल्क है भाई, है ना। सबसे बड़ा खतरा ऐसा बताया जाता है आज के टाइम पर, सबसे बड़ा जो खतरा है वो चीन है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। चलो सर, चीन की अगर हम बात करें तो यहां पे एक चीज याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। चीन की बात करें तो यहां पर आप देखोगे चीन की जो संसद है, चीन की जो संसद है उसका नाम क्या है, अजीब सा नाम है, थोड़ी याद करने में दिक्कत होगी, है ना। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनसंसद। चीन की भाषा में आप देखोगे कुआंगो रेमिनिन दाइवियाओ दाहुई, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक नाम है। किसका नाम है सर, चीन की जो संसद है इसका नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनसंसद बोलते हैं, है ना। यहां पर सारे जो लोग हैं वो चुनकर आते हैं। फिर से बोलो मेरे साथ में, ये क्या है भाई, कुआंगुआओ रेमिनिन दाइवियाओ दाहुई। ये क्या है भाई, ये चीन की संसद का नाम है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे चीन में क्या होता है, चीन में हर प्रति 5 वर्ष में क्या होते हैं, नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जैसे हमारे भारत देश में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, वैसे आप देखोगे कि चीन में भी हर 5 वर्ष बाद, प्रति 5 वर्ष बाद जो है नियमित रूप से क्या होते हैं भाई, चुनाव होते हैं, ठीक है सर।
और इस संसद को जो है देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। अब सुनो यहां पे होता क्या है कि ये जो संसद है, मतलब चीन की जो संसद है, इस संसद को क्या है, देश का जो राष्ट्रपति है, अभी कौन है देश का राष्ट्रपति? शी जिनपिंग। 10 साल पहले कौन था? शी जिनपिंग। 15 साल पहले कौन था? शी जिनपिंग। तो तुम्हें समझ में आया शी जिनपिंग जो है ये 15-20 साल से कैसे राष्ट्रपति बने बैठे हुए हैं, अभी तुम्हें समझ में आएगा। अब यहां पे होता क्या है कि जो चीन की संसद है, चीन की जो संसद है ये क्या करती है, देश का राष्ट्रपति को नियुक्त करती है, और राष्ट्रपति जो होता है पूरे चीन को चलाता है। समझ में आया? अब चीन का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। 20 साल पहले भी वो था, है ना, याद रखना, 20 साल पहले भी वो था, आगे भी वही रहेगा। आप कहोगे सर यहां पे तो नेता बदल जाते हैं हमारे भारत में, एक लोकतांत्रिक देश में तो नेता बदलते रहते हैं, बीजेपी हारेगी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस हारेगी आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, कोई चौथी पार्टी आएगी, तो ऐसे हमारे यहां पे हार जीत लगी रहती है। एक लोकतांत्रिक देश में कोई एक बंदा शासक नहीं हो सकता, हार जीत लगी रहती है। तो लेकिन अब चाइना जो है वो तो अपने आप को लोकतांत्रिक बोलता है, तो फिर शी जिनपिंग पिछले 20-25 साल से कैसे शासन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक जिंदा है ना। अब आपको समझ में आएगा क्यों। आप बताना कि चीन एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो संसद है चीन की, वो क्या करती है, वो जो है आप बोल सकते हो वो देश का जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है, ठीक है ना। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं, सोच के देखो, मतलब ये जो पूरी संसद है इसमें लोग चुने हुए आ रहे हैं, जनता जो अपने संसदों को चुन रही है, और करीबन आप देखोगे 3000 लोग जो है चुनकर आते हैं, 3000 से ज्यादा जो लोग हैं वो चुनकर आते हैं। कहां पर सर? इस संसद में, ठीक है सर। अच्छा, और कुछ सदस्य जो है उनका चुनाव कौन करती है? उनका चुनाव जो है सेना भी करती है, मतलब कुछ ऐसे सदस्य भी हैं इनके संसद के, उनका जो चुनाव है वो सेना भी कर रही है हमारी। चलिए अब आप देखोगे कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ने से ठीक पहले क्या होता है, सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। भैया यही तो दिक्कत है। अब सोच के देखो, हमारे भारत में जब कोई चुनाव पे खड़ा होता है, कोई खड़ा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए, उसको किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, किसी दूसरी पार्टी से, किसी दूसरे दल से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या ऐसा हो रहा है कि भाई कांग्रेस चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी से परमिशन ले रही है? हमें तो भैया हमारा जो चुनाव आयोग है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, वो तो एक संवैधानिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, उससे तो लेनी पड़ेगी। देखो, लेकिन ऐसा कभी सुना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से परमिशन ले रही है कि भैया देखो हमें ऐसा है कि हमें चुनाव में खड़ा होना है। यहां पर क्या है कि भैया देखो ऐसा है कि ये जो लोग 3000 लोग जो चुनकर जा रहे हैं, कहां पर? संसद में। संसद में ये 3000 लोग जो है जब ये खड़े होते हैं चुनाव के लिए, तो आप देखोगे कि इनको मंजूरी लेनी पड़ती है। जितने भी उम्मीदवार होते हैं, चाय दे दी, ठीक है ना, थैंक यू। जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो इलेक्शन में खड़े होने से पहले, है ना, जितने भी उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में खड़े होने से पहले आप देखोगे उनको परमिशन लेनी पड़ती है। किससे परमिशन लेनी पड़ती है? तो चाइना की सबसे बड़ा एक दल है, सबसे बड़ी एक पार्टी है, इसको बोलते हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। आज भी है ये, जो शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं वो इसी पार्टी से हैं, इनसे परमिशन लेती है और आप देखोगे इनसे मंजूरी लेनी पड़ती है। और आप देखोगे ना 2002 से 3 के बीच में क्या हुआ, 2002 से 3 के बीच में चुनाव हुए, कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने का जो अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। समझ में आया क्या बोल रहा है? यहां पे बोल क्या रहा है? होता क्या है यहां पर, एक बहुत बड़ा बवाल है कि 3 सदस्य जो है संसद में बैठेंगे, जैसे हमारे यहां पे लोकसभा है, राज्यसभा, इनकी भी संसद है। अब यहां पे जो लोग आ रहे हैं वो चुनकर आ रहे हैं। आप कहोगे अरे वाह बहुत बढ़िया है सर, ये जो लोग हैं चुनकर आ रहे हैं, मतलब इनको वोट देके जिताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल है, यहां पे वोट डाले जा रहे हैं। तुम्हारी जो परिभाषा है लोकतंत्र की वो यहां पर ठीक बैठ रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 3000 उम्मीदवार हैं, ये चुनाव लड़ने से पहले, ठीक है, चुनाव लड़ने से पहले इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है चुनाव में खड़े होने की। किससे परमिशन लेनी पड़ती है? तो चीन का सबसे बड़ा दल है कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसको टिकट लेती है? सिर्फ और सिर्फ किसको टिकट देती है? कि जो इनके खुद के जो दल है, इनकी जो खुद की कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो इनके खुद के ही उम्मीदवार हैं, इनको ही सिर्फ टिकट मिलती है। मतलब अगर तुम रेस में अकेले भाग रहे हो तो जीतेगा कौन? तुम अकेले तो जीतोगे। रेस में कौन भाग रहा है? सिर्फ देखा जाए तो रेस में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही भाग रही है, तो जीतेगा कौन? सोच के देखो ना। जैसे मान के चलो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कितने हैं सर? 3000 उम्मीदवार हैं, है ना। अब ये 3000 उम्मीदवार जो है जाएंगे किनके पास? इसके पास, कि भैया हमें ना टिकट दे दो इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन ये जो पार्टी है ये सिर्फ किस पार्टी को ही, किन लोगों को ही यहां पर टिकट देती है? जो इसकी खुद की छोटी छोटी पार्टियां हैं, है ना, खुद की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनको ही टिकट मिलेगी, इनको ही टिकट मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब क्या? मतलब ये कि जिन लोगों को टिकट मिल रही है वो असल में किस पार्टी से हैं? तो वो असल में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। मतलब किसी दूसरे को टिकट मिल ही नहीं रही, असल में
कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्शन लड़ रही है, तो जीतेगा कौन? तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता है जिसका नाम है शी जिनपिंग, यही तो जीतेगा। समझ में आया? हाँ या ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। क्लियर हुआ? ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जब सारे जो लोग हैं ये किससे आ रहे हैं? ये कम्युनिस्ट पार्टी से आ रहे हैं, तो ये जो लोग हैं संसद में जाके बैठेंगे और ये अपने ही नेता को जो है राष्ट्रपति बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, चीन में जो संसद है ना, जो संसद है वही अपने राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो ऑब्वियसली बात है कि सारे जब लोग कम्युनिस्ट पार्टी से ही आ रहे हैं, तो नेता भी किसका बनेगा? राष्ट्रपति भी किसका बनेगा? किसका बनेगा बताओ? कम्युनिस्ट पार्टी का ही बनेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? जैसे बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी है ना। हाँ, तो ऐसे ही आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? शी जिनपिंग, जो अभी आज से 10 साल बाद, जब तक वो जिंदा है तब तक वो शासन करेगा चीन में, और 15 साल पहले भी कर रहा था वो। क्लियर हुआ? है ना? इतनी चीज क्लियर हुई आपको? मतलब इतनी चीजें क्लियर हुई? पक्की बात है ना? हाँ, तो दिक्कत अब आप बताओ कि क्या चीन में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं? हाँ या ना? मेरे को सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। बताओ, क्या चीन में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं या नहीं? भाई चीन में तो चुनाव हो रहे हैं भाई। तुमने जो परिभाषा बताई थी कि सर एक ऐसा देश जहां पर लोग जो है वो अपने नेता को चुनते हैं, तो है यहां पर नेता को चुन रहे हैं भाई। जितने भी 3000 लोग आ रहे हैं जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, वो असल में लोग ही उनको वोट देके भेज रहे हैं। लेकिन असल यहां पे असलियत है क्या? रियलिटी क्या है कि वो जो 3000 लोग चुनकर आ रहे हैं ना, वो कहीं और के नहीं है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग हैं, उनके खुद के ही लोग हैं जिनको टिकट मिली है। तो नेता भी किसका होगा? उन्हीं का होगा। तो कहने को तो पूरे चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और जो बाकी की भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो किसके अंडर में काम करती हैं? वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में काम करती हैं। तो आप बोल सकते हो कि भाई चाइना में एक प्रकार से लोकतंत्र नहीं है। चाइना में एक प्रकार से आप बोल सकते हो लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे। चमका या नहीं चमका? फटाफट से बताओ जल्दी से। चमका या नहीं चमका? चमक गया ना? बहुत बढ़िया। तो भाई ये है शी जिनपिंग, इनको आपने देखा होगा, ये चाइना का फ्लैग है, ये है शी जिनपिंग। और खैर इनके राज में चाइना की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। चाइना का देख लिया हमने, अब इसी में एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं, देखोगे मजा आएगा। चलो, हम बात कर रहे हैं मैक्सिको की। मैक्सिको कहां पर पड़ता है सर? तो आप देखोगे ना, आप जाओगे अमेरिका में, जो हमारा उत्तरी अमेरिका है उससे ठीक नीचे आप देखोगे आपको मैक्सिको मिलेगा। उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे मैक्सिको एक देश है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखोगे 1930 में हमारा मैक्सिको जो है आजाद हो गया, है ना। और आप देखोगे कि आजाद होने के बाद 1930 में इनको आजादी मिली, और आजाद होने के बाद आप देखोगे हर 6 वर्ष बाद क्या होता है भाई? यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, है ना, लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव होते हैं, वैसे आप देखोगे कि यहां पर 6 वर्ष के बाद होते हैं। 6 वर्ष के बाद जो यहां पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देश बहुत बढ़िया चल रहा है इनका, कुछ दिक्कत नहीं है देश में, ना कभी फौजी शासन आया पाकिस्तान की तरह, ठीक है ना। और आप देखोगे कि ना कभी तानाशाही आई, ना कभी कोई तानाशाही आई यहां पे, ना कोई फौजी शासन है। तो आप बोलोगे सर फिर क्या दिक्कत है? फिर तो सब बढ़िया चल रहा है यहां पे, ना ही यहां पे कोई फौजी शासन आया यहां पर, ना ही यहां पे कभी तानाशाही आई है। तो फिर दिक्कत क्या है सर? फिर तो ये लोकतांत्रिक देश हुआ ना? बिल्कुल हुआ। आगे पढ़ते हैं भाई। लेकिन हुआ क्या कि सन 2000 तक, अगर मान चलो 1930 में लोग आजाद हुए, 1930 से सन 2000 तक यहां पे बोला जा रहा है कि हर चुनाव में एक ही पार्टी की जीत हुई, जिसका नाम था पीआरआई पार्टी। मतलब देखो, ऐसा होता है कि लोकतांत्रिक देश में हर 6 साल बाद क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। हर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। तो भैया ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि हर बार एक ही पार्टी जीते, कि भाई अभी बीजेपी खैर 3-15 साल से है, मे भी क्या पता अगली बार चुनाव में बीजेपी हार जाए, कोई दूसरी पार्टी आ जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता। और फिर आप यहां पे बोलोगे कि सर क्या पता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया हो, पार्टी ने बहुत अच्छा विकास करवाया हो, पार्टी ने ऐसा काम करवाया हो ताकि लोग जो है उनको याद रखें, उनके विकास को याद रखें। पार्टी ने इतना अच्छा काम करवाया हो तो लोग सिर्फ उनको ही चुनते हैं। क्या पता पार्टी जीत रही हो, क्या पता उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया, मान ली तुमने बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हुआ क्या कि जब से आजाद हुए हैं और सन 2000 तक की अगर हम बात करें, तो सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही है, इसका नाम है पीआरआई पार्टी। इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। एक दल है, जैसे बीजेपी है ना, कांग्रेस है, वैसे ये भी एक दल है जो हर 6 वर्ष बाद चुनाव लड़ता है और सिर्फ एक ही दल जीतता है, बाकी के दल जीत ही नहीं रहे। आप कहोगे सर मे भी क्या हो सकता, क्या पता ये जो पार्टी है इसने बहुत बढ़िया तरीके से काम करवाया हो, विकास हो गया हो पूरे मैक्सिको का, अच्छा काम करवाएंगे तो लोग वोट तो देंगे और लोग जिताएंगे। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या कि जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी है, जैसे अभी किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की। तो विपक्षी दल कौन सा हुआ? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, है ना, सपा पार्टी, सब क्या है? विपक्षी दल है।
ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। अब सोच के देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हर 6 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही है, पीआरआई पार्टी। विपक्षी दल ऐसा नहीं है चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, वो भी हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप कहोगे सर बढ़िया तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? अरे काम बढ़िया करवा रही होगी पार्टी, तभी तो जीत रही है, तभी दूसरे दल जीत नहीं रहे, सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही है। तो यह आप देखोगे विपक्षी दल जो है वो खड़े तो होते हैं चुनाव में, लेकिन बेचारे जीत नहीं पाते। यहां पे तो चाइना जैसा हिसाब भी नहीं है, चाइना में तो कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, यहां पे विपक्षी दल भी हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर आप कहोगे सर फिर तो ये लोकतांत्रिक देश है ना। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। चलिए अब यहां पे बाद में जब तहकीकात हुई, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई, तो यहां पे पता लगता है कि चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। पीआरआई पार्टी जो थी वो चुनाव को जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती थी, अलग अलग तौर तरीके अपनाया करती थी, गलत तरीके अपनाया करती थी चुनाव जीतने के लिए। कौन सर? पीआरआई पार्टी, तभी तो जीत रही है, ठीक है। बाद में जब पता लगा, अच्छा, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए जो है पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सोच के देखो, मतलब जो पार्टी, जो सोच के देखो, सरकारी दफ्तर के जो लोग हैं, जो सरकारी दफ्तर के जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो इस पार्टी, ये पार्टी की अगर हम बात करूं, इन पार्टी की जो मीटिंग हुआ करती थी, इन पार्टी की जो सभाएं हुआ करती थी, उनमें वहां पर सरकारी दफ्तरों में जो है, आप बोल सकते हो इन सरकारी कर्मचारियों को इन मीटिंगों में बुलाया जाता था। क्या मतलब बुलाने का? आप सोच के देखो, हमारे भारत में बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि बीजेपी वाले इन सरकारी जो नौकरी में जो लोग हैं इनको बुलाते हैं, घर पे बुलाते हैं? तुम बताओ, मीटिंग वगैरह होती है? तुमने पता लगी जो हमारे चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी हैं वो बीजेपी के यहां जाकर खाना वाना खा रहे हैं, बढ़िया मीटिंग चल रही है, ऐसा कभी सुना है तुमने? हाँ, तो यहां पर हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है भाई कि भाई जो यहां पर पार्टी है, पीआरआई पार्टी जो है, क्या कर रही है, ये जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। ये क्या करते हैं, सरकारी जो दफ्तर है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको पार्टी की बैठकों में बुलाया जाता है। सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें, सोच के देखो, जो सरकारी स्कूल हैं उनके अध्यापक जो है वो अपने छात्र छात्राओं से कहते हैं कि अपने मां बाप से बोलो कि पीआरआई पार्टी को वोट दें। सोच के देखो क्या हो रहा है यहां पर। सोच के देखो, स्कूल में तुमने देखा है कभी स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में कोई पार्टी का नेता जो आया हो वोट मांगने के लिए कि भाई अपने मम्मी पापा से बोलना हमें वोट दें, या फिर वो टीचरों से बोल रहे हैं कि देखो बच्चों को समझाओ कि हमको वोट दें, अपने मम्मी पापा से बोलो, उनको बुलवाओ अपने मम्मी पापा से कि हमको वोट देना। अभी कैसा हुआ, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे स्कूल में? लेकिन ये लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये हर स्कूल में जाया करते थे, क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ता है भाई, बहुत सारा बच्चा पढ़ता है। अब उनके अध्यापकों से बोला जाता था कि भैया देखो ऐसा है कि जो बच्चे पढ़ने आए हैं इनके माँ बाप से बुलवाओ, बच्चों से बुलवाओ कि माँ बाप से बोले, उनको माँ बाप से बोला जाए, क्या बोला जाए कि देखो ऐसा है कि तुम्हें इस बारी ना हमें वोट देना है, पीआरआई पार्टी को वोट देना है। बच्चों को बुलवाया जा रहा है, बच्चों से बुलवाया जा रहा है कि अपने मां बाप को बोलो जाके कि तुम्हें पीआरआई पार्टी को वोट देना है इस बारी। कितनी गलत बात है, ये हथकंडे अपना रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। और क्या कर रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं लोग, ध्यान से देखो फटाफट से। देखो ये है मैक्सिको, है ना, ये हमारा उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका के ठीक नीचे अगर आप देखोगे, उत्तर अमेरिका के ठीक अगर आप नीचे देखोगे तो आपको ये मैक्सिको मिलेगा, पूरा मैक्सिको है ये, है ना, ये पूरा क्या है भाई, ये पूरा सर मैक्सिको है, ये पूरा मैक्सिको है उत्तर अमेरिका के ठीक नीचे, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और क्या हुआ, अच्छा आप कहोगे सर मीडिया वाले कहां थे, ये सब जब इतने बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, इतनी गलत ये हरकतें की जा रही हैं, है ना, तो यहां पे मीडिया वाले क्या कर रहे थे, मीडिया वालों ने इनकी पोल नहीं खोली, इस पार्टी की, पीआरआई पार्टी की पोल तो खोलनी चाहिए थी ना। हाँ, तो आते हैं भाई मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया पार्टी को डराया जाता था, धमकाया जाता था, और मीडिया पार्टी हमेशा विपक्षी दलों की ही आलोचना करा करती थी, ठीक है ना। और आप देखो ना, और जो भी हम विपक्षी दल हैं उनकी गतिविधियों को क्या किया जाता था, उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया जाता था। मतलब कहने का यह है कि मीडिया वाले भी बिक चुके थे, मीडिया वाले भी बिक चुके थे। किसने खरीद लिया था, पीआरआई पार्टी ने खरीद लिया था। वो हमेशा विपक्षी दल की बुराइयां किया करते थे, और जो भी उनकी गतिविधियां हैं उनको टीवी पे दिखाते ही नहीं थे। बहुत ही अच्छा। कई बार क्या होता था, कई बार होता यह था कि अंतिम क्षणों की बात करें, मतलब एंड मोमेंट पे क्या करते थे, ये मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह जो है शिफ्ट करा दिया करे, ताकि लोग वोट ही ना डाल पाए। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ तुम वोट डालने गए, तुम्हें पता है कि भाई फलानी जगह वोटिंग हो रही है, जैसे तुम वहां पे गए तो वहां पे पोलिंग बूथ जो था वो हटा दिया गया था, कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, ताकि तुम एंड टाइम पे वोट डाल ही ना पाओ। सोच के देखो, मान के चलो कोई एक जगह है, पीआरआई पार्टी को पता है, पीआरआई पार्टी जो है उसको पता है कि इस जगह पे ना हमें वोट नहीं मिल सकते, ठीक है सर, वोट नहीं मिल सकते, तो ये क्या करते थे एंड टाइम पे पोलिंग बूथ को, है ना, जो मतदान केंद्र जो होते हैं जहां पर वोट डाले जाते हैं, उनको किसी दूसरी जगह पर जो है शिफ्ट कर दिया करते थे, किसी दूसरी जगह पर जो है हटाकर रख दिया करते थे। जिससे होता क्या था, इससे अनेक जो लोग हैं वो वोट ही नहीं डाल पाते थे। कितनी गलत हरकतें की जा रही हैं,
क्या क्या कर रहे हैं ये लोग स्कूल में जाके तमाशा कर रहे हैं भाई, स्कूल में बच्चों को कहलवा रहे हैं अपने माँ बाप से कि भाई पीआरआई पार्टी को वोट दो। ये लोग सरकारी कर्मचारियों को बुला रहे हैं बैठकों में। और क्या कर रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं ये लोग। और ये तीसरा काम है, क्या कर रहे हैं, ये एंड टाइम पे जो पोलिंग बूथ जो है, जो हमारे मतदान केंद्र हैं जहां पर वोट डाले जाते हैं, उसको एंड टाइम पर कहीं दूसरी जगह हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग आसपास रहते हैं वो वोट ही ना डाल पाए। तो ये सारी जो हरकतें हैं वो हमारे, आप बोल सकते हो ये जो मैक्सिको के जो लोग हैं, पीआरआई पार्टी जो है ये कर रही है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप बताओ कि क्या लोकतंत्र में, क्या मैक्सिको में लोकतांत्रिक सरकार है या नहीं है? आप बताओ, क्या लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार है या नहीं है? मैक्सिको में लोकतांत्रिक सरकार है या नहीं है? क्योंकि भाई तुम्हारी जो परिभाषा थी, जो तुमने कल बताई थी मुझे कि सर एक ऐसा देश जहां पर जो लोग हैं वो अपने नेता को चुनते हैं, एक ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। तुम्हारी डेफिनेशन तो खरी उतर रही है, यहां पे वोट हो रहा है, विपक्षी दल भी है यहां पर, सब कुछ है यहां पर। क्या फिर भी तुम बोल सकते हो क्या मैक्सिको एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं है? फटाफट से बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। नहीं है ना? बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हें चैप्टर समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है सर। इसलिए यहां पे बोला जाता है कि हम जो है लोकतंत्र में अपनी समझ से एक अन्य विशेषता या गुण को भी जोड़ सकते हैं। किस विशेषता को जोड़ सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में क्या होते हैं, चुनाव जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, जो कि मैक्सिको में या फिर चीन में नहीं हो रहे, और निष्पक्ष तरीके से होता है। निष्पक्ष मतलब क्या? निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? किसी के पक्ष में नहीं होते। जब हर एक पार्टी चुनाव में लड़ती है तो हर एक पार्टी के बराबर जीतने और बराबर हारने के चांसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं निष्पक्ष चुनाव। किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैक्सिको में तो अलग ही हो रहा है भाई, ये तो पोलिंग बूथ पे जाके कब्जा कर रहे हैं साले, है ना? तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच जो है चुनाव चुनने की जो स्थिति भी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी चुनी हो, कि कल को बस एक पार्टी खड़ी है चुनाव में, बीजेपी, दूसरी पार्टी कोई खड़ी नहीं है, या फिर कोई अन्य पार्टी खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है, आम आदमी पार्टी खड़ी है, अलग अलग पार्टियां खड़ी है, सिर्फ एक पार्टी खड़ी है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर ऐसे देश में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था बोल सकते हो? नहीं। कम से कम दो पार्टियां तो होनी चाहिए, कम से कम तुम्हारे पास दो पार्टीज के तो ऑप्शन होने चाहिए। अदरवाइज उस देश को आप एक लोकतांत्रिक देश नहीं बोल सकते। किसी भी देश में अगर एक पार्टी ही चुनाव लड़ रही है तो यहां पे वही बोला जा रहा है ना? कि असल मायने में आप देखोगे ना कि चुनाव में आपके पास विकल्प होने चाहिए, आपके पास 3 से 4 विकल्प तो होने चाहिए कम से कम। हमारे भारत देश में देखो कौन कौन चुनाव में खड़ा होता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना, बहुत सारी जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, है ना, बसपा, सपा, ये सब जो है खड़ी होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तभी तो हमारे भारत देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत बताया जाता है ना आपको, अगर आप देखो, है ना। चलिए, है ना, अब आप देखोगे कि लोगों के पास एक विकल्प रहना चाहिए कि भैया वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार सकते हैं। बिल्कुल विकल्प होना चाहिए कि भैया अभी तुम चलो पावर में हो, तुमने अभी सरकार बना ली, लेकिन अब जो दोबारा जब चुनाव होंगे तो वही जो शासक दल जो है, जो शासन कर रहा है, जो दल जीता था, उसको उखाड़ फेंकने की ताकत किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में। अभी कोई भी पार्टी रूल कर रही है, अभी कौन है? बीजेपी है। जनता के हाथ में इतनी ताकत है, बीजेपी को हटा सकती है। अगली बार चुनाव होंगे, हटा दिया जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये सारी चीजें आप, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? हाँ, इसी प्रकार में आप बोल सकते हो कि एक हमारे लोकतांत्रिक देश की एक और विशेषता है। वो विशेषता क्या है कि भाई चुनाव जो होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होंगे, है ना। यहां पर हारने और जीतने के जो चांसेस होंगे वो बराबर होंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो हमने दो विशेषताएं पढ़ ली। पहली हमने पाकिस्तान का उदाहरण देखा, जिसमें हमने देखा कि भाई जिस इंसान को आप चुन रहे हो, है ना, जो निर्वाचित नेता जो है वही जाके जो आपके लिए निर्णय लेगा। दूसरा हमने देखा कि चुनाव जो होते हैं वो एक तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होने चाहिए, जिसमें हमने किसका उदाहरण देखा? चीन का और मैक्सिको का। अब हम तीसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं सर। कौन सी विशेषता? तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है सर? तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। मतलब हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और उसका एक मोल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी वाला जो इंसान है, झुग्गी झोपड़ी वाला जो इंसान है, उसके वोट की कीमत बहुत कम है और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या फिर कोई एक अमीर व्यक्ति है, उसके वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। नहीं, हर व्यक्ति का एक वोट होगा, हर व्यक्ति का एक वोट काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई अमीर व्यक्ति है तो उसकी एक वोट की वैल्यू 10 वोट के बराबर है। ना ना, ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति का, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी इमारत में रहता हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू जो होगी सेम रहेगी। उसके जो मूल्य हो, जो उस वोट का जो मूल्य है वो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। चलो ठीक है, इसमें उदाहरण देखते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ, चलो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है भाई, एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है? एक लोकतांत्रिक देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। मतलब क्या मतलब? ये देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? मैंने कल भी मतलब बताया था। कोई बता सकता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है किसी भी देश में जो 18 एक वयस्क जो
लोग हैं, वयस्क लोग जनरली बोले जाता है 18 या 18 साल से ऊपर, इनको वोट डालने का अधिकार है। सर क्या है इनको? सर इनको वोट डालने का अधिकार है, इनको मत डालने का अधिकार है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है सर। और आप देखोगे ना, इस सिद्धांत को लगभग आज के टाइम पर पूरी दुनिया मानती है। हर दुनिया में, आप पूरी दुनिया की बात करें तो आप देखोगे हर व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार है, अगर वो वयस्क है। अब वयस्क का मतलब क्या हुआ? व्यस्क मतलब 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। वो अलग अलग देशों में अपना अपना नियम है। हमारे भारत देश में अगर कोई भी व्यक्ति 18 या 18 साल से ऊपर का है तो वो वोट डाल सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है सर। चलिए, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होती है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर इस अधिकार से आप वंचित रखो तो आप क्या उस देश को लोकतांत्रिक देश बोलोगे? ठीक है, तो एक काम करते हैं हम उदाहरण फिर से देखते हैं, है ना। हम फिर से एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक उदाहरण है भाई सऊदी अरब का। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में 2015 तक औरतों को यानी कि महिलाओं को वोट डालने या मत डालने का अधिकार नहीं था। अब सोच के देखो, ऐसे देश को आप लोकतांत्रिक देश बोलोगे जहां पर वो अपने औरतों को अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वो वोट डालें? फ्रांस की अगर मैं बात करूं, फ्रांस, मैंने बताया था ना, फ्रांस में 1946 तक अपनी औरतों को, अपनी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। क्या आप बोल सकते हो कि भाई किसी एक ऐसे देश में जहां पर किसी एक तबके को दूर रखा जाए कि भाई तुम वोट डाल ही नहीं सकते, तो उस देश को आप लोकतांत्रिक देश बोलोगे? नहीं बोल सकते। खैर, वोटिंग उस देश में भी हो रही है लेकिन महिलाएं नहीं डाल रही वोट। या फिर आप बोल सकते हो दलितों को हटा दिया गया, या फिर जो गरीब लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे आप तंत्र को लोकतंत्र बोल सकते हो? नहीं बोल सकते सर। तो इसमें उदाहरण दिया गया, जैसे हम बात करें सऊदी अरब का, एक और देश का उदाहरण दिया गया है। कौन सा देश है सर? एस्टोनिया। एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो यहां के जो नागरिक हैं, है ना, यहां के जो नागरिक हैं, यहां की अगर हम बात करें, यहां पे जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, तो इन्होंने एक अलग अलग नियम बनाए। सर एस्टोनिया कहां पर है? तो ये रूस के पास में एक देश है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो नागरिकता के कुछ नियम है उनको कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि जो रूस के अल्पसंख्यक लोग हैं, रूस जो है, एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो जो देश है एस्टोनिया, है ना, ये रूस के पास में लगा हुआ देश है। अब इस देश की अगर हम बात करें, इस देश में कुछ रूसी लोग भी रहते हैं, है ना, रूस के कुछ नागरिक भी रहते हैं। अब वो रह कहां रहे हैं? एस्टोनिया में रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, उन्हें एस्टोनिया की नागरिकता भी मिल गई है। लेकिन फिर भी जो रूसी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या बहुत कम है, यानी कि जो रूसी लोग एस्टोनिया में रह रहे हैं, उनको आप बोल सकते हो कि मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं। सोच रहे हो आप? मतलब क्या है कि सोच के देखो कि अगर किसी को भारत की नागरिकता मिल जाए तो वो वोट डाल सकता है, लेकिन इन्होंने अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाए हैं कि इनके देश में, यानी कि एस्टोनिया में, अगर जो भी रूसी नागरिक रह रहे हैं, जो भी रूसी अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, जो रूस से आके यहां पे बस गए हैं, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। बहुत समय तक इनके पास कोई अधिकार ही नहीं था। तो क्या आप एक ऐसे देश को, एस्टोनिया को, क्या आप लोकतांत्रिक देश बोलोगे जिन्होंने अपने कुछ जो अल्पसंख्यक लोग, हमारे देश में तो देखो कोई भी लोग हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबको वोट डालने का अधिकार है ना। एक बारी तुम्हें नागरिकता मिल जाए तो तुम किसी भी धर्म से हो, मतलब नहीं, तुम वोट डाल सकते हो। लेकिन यहां पर नागरिकता मिलने के बाद भी जो है इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। किसको सर? जो रूसी अल्पसंख्यक लोग हैं। ठीक है सर। और हम बात करें, आ जाओ फिजी की अगर हम बात करें, फिजी क्या है सर? फिजी एक आइलैंड है सर। फिजी एक द्वीप है ना। द्वीप मतलब जो एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसको हम द्वीप बोल देते हैं, आइलैंड बोल देते हैं। ठीक है, तो फिजी भी एक आइलैंड है, एक द्वीप है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो चुनाव होते हैं, वहां पर इनके जो मूल निवासी हैं, फिजी के जो मूल निवासी हैं, इनके वोट का अधिकार एज कंपेयर टू जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो इनका जो महत्व है बहुत कम है। किसका सर? हमारे भारतीय जो लोग हैं। अब हुआ क्या था, फिजी की अगर मैं बात बताऊं तो बहुत सारे जो लोग हैं, जब हम आजाद नहीं हुए थे उस टाइम पे, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो हमारे यहां से बहुत सारे बंधुआ मजदूर जाया करते थे, बॉन्डेड लेबर बोलते थे इसको। बहुत सारे भारतीय जो लोग हैं उनको फिजी ले जाएगा, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ये जो लोग थे ये बंधुआ मजदूरी की तरह काम किया करते थे अंग्रेजों के अंडर में। तो इनको बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको फिजी ले जाया गया जहाज में लाद कर, भारतीय लोग थे। और ऐसे जो लोग हैं फिर फिजी में जाके ही बस गए, वो फिर कभी भारत वापस नहीं आए। उन्होंने फिजी की नागरिकता ले ली, बच्चे शादी वादी सब वहीं पे की उन्होंने, है ना। तो ऐसे जो लोग थे इनको क्या बोला गया? इनको भारतीय मूल का फिजियन बोला गया। मतलब ऐसे जो लोग जो भारत से फिजी गए। अब हुआ क्या कि फिजी की अगर हम बात करें तो फिजी के जो मूल निवासी हैं, इनकी वोट की जो कीमत है, और जो भारतीय मूल के जो फिजी लोग हैं, इनकी वोट की जो कीमत है, इनकी वोट का जो महत्व है, उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे जो भारतीय मूल के जो फिजी लोग हैं, इनके वोट की वैल्यू बहुत कम है। अब सोच के देखो, एक लोकतांत्रिक देश में हर एक वोट की एक ही मूल्य होता है, हर एक वोट का एक ही मूल्य होता है, एक ही मोल होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने वोट दिया तो उसका मतलब तुम्हारे वोट की वैल्यू ज्यादा है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो फिजी के मूल निवासी हैं, जो वहीं के लोग हैं, उनको वोट डालने की परमिशन है,
भारतीय लोगों को भी वोट डालने की परमिशन है, लेकिन दोनों की अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर जो हमारे फिजी के लोग हैं, मूल निवासी जो हैं, इनके वोट का जो मूल है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू भारतीय मूल के जो लोग हैं। समझ में आया या नहीं आया? अब आप बताओ कि तीनों उदाहरण देख के, सऊदी अरब का, एस्टोनिया का, फिजी का, आपको देख के लगता है कि भाई क्या एक ही व्यक्ति एक वोट है यहां पर, या फिर क्या बोल सकते हो कि एक लोकतांत्रिक देश की ये विशेषता होती है कि यहां पर कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए, कुछ लोगों की वोट का जो मूल्य है वो एक जैसा ना हो? क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में हर एक वोट की कीमत एक जैसी होती है और हर व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार होता है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है या फिर अगर वो वयस्क है। जल्दी से बताइए फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको बेटा जी? जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ है ना? फटाफट से बोलो जल्दी से, है ना? तो आप देखो, ध्यान से देखो फटाफट से। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा आप इधर आओगे, है ना, कहां पर सर? यूरोप में, है ना? इधर आप आओगे तो आपको एस्टोनिया मिलेगा। एस्टोनिया कहां पर है सर? ये रशिया की साइड में लगा हुआ है, यूरोप का पार्ट है। अगर आप आओगे हमारा प्रॉपर तरीके से, कहां पर आओगे सर? कहां आओगे सर? हमारा, आप बोल सकते हो कि हमारा पूरब साइड आओगे, है ना, तो आपको एक फिजी नाम का, इधर देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये फिजी नाम का आपको क्या मिलेगा? फिजी नाम का आपको जो है ये कहां पर मिलेगा? आपको प्रशांत महासागर में, है ना? ये आपको जहां पर क्या मिलेगा बेसिकली? ये आपको पैसिफिक ओशन में आपको क्या मिलेगा? ये ध्यान से देखो फटाफट से, फिजी नाम का जो आपको द्वीप मिलेगा। ध्यान से देखो, कहां पे सर? तो भारत से अगर आप पूर्वी साइड आओगे, पूरब में, है ना, ईस्ट में आओगे आप, तो आपको यहां पर जो है फिजी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? ये दोनों आप देख लो, ये एस्टोनिया है, ये हमारा फिजी है। समझ में आया? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। देखो ऐसा है, सिलेबस कंप्लीट कराना, पोल भी कर लेंगे, चिंता मत करो। क्लियर हुआ? हाँ, तो यहां पर आप पढ़ सकते हो कि भाई एक, आप बोल सकते हो कि हमारी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आया? लोकतंत्र जो हमारा जो लोकतंत्र है वो किस पर आधारित है? राजनीतिक समानता पर। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है कि भाई हर व्यक्ति को वोट डालने का बराबर अधिकार है। ठीक है, तो हमने तीसरी विशेषता भी जान ली भाई। तीसरी विशेषता क्या है भाई? कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है अगर वो वयस्क है, प्लस हर व्यक्ति की वोट की सेम ही मूल्य है, सेम मूल्य है उसका, बराबर है। चलिए आगे हम बात करते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज क्या होता है? एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल बाय लॉ। हाँ, दो चीजें होती हैं, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। अच्छा, अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ की, अगर हम बात करें किसकी भाई? सर कानून का राज की बात करें। अच्छा, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा बोला जाता है कि सर्वप्रथम क्या आता है? एक पूरे लोकतांत्रिक देश में सर्वप्रथम पूरा संविधान होता है। जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनेता जो तुम पर रूल कर रहे हैं, वो किसी ना किसी के अंडर में आते हैं। याद रखना हमेशा, ऐसा नहीं है कि जो नेता को तुमने वोट दिया है वो रूल बनाएगा, वो रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, वो नियम कानून बनाएगा, ऐसा नहीं होता। किसी को अगर आपने वोट देके जिताया है तो ऐसा नहीं है कि वो नियम खुद के नियम कानून बनाएगा, वो खुद किसी ना किसी नियम के अंडर में काम करेगा। याद रखना हमेशा। तुमने नरेंद्र मोदी को जिता के भेजा, तुमने राहुल गांधी को जिता के भेजा, तुमने अरविंद केजरीवाल को जिता के भेजा, तो इसका मतलब यह नहीं है जिता के भेजा है तो वो खुद के नियम बनाएगा। वो भी किसी ना किसी कानून के अंडर में रह के ही काम करेगा, वो भी अपनी मर्यादा में रह के ही काम करेगा। याद रखना, इसको हम बोलते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। समझ में आया ना? कि ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे की बात करें, एक देश है सर, कहां पर है सर ये? तो ये आपका अफ्रीका में आपको एक देश मिलेगा। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका सो हाँ, जो एक कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप जो है, यहां पर आपको एक क्या मिलेगा? एक देश मिलेगा, जिम्बाब्वे नाम है। हुआ क्या? 1980 की अगर हम बात करें, 1980 में जो अल्पसंख्यक गोरों के शासन में से मुक्ति मिली। अब हुआ क्या? 1980 में जिम्बाब्वे देश जो था आजाद हो गया। यह एक अलग उदाहरण है हमारा, ठीक है ना? यह अलग विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। इसको मैं समझा रहा हूं उदाहरण के तौर पर। तो अगर मैं बात करूं जिम्बाब्वे की, तो 1980 में जिम्बाब्वे आजाद हो गया। किससे भाई? अंग्रेजों से। जैसे हम गुलाम थे अंग्रेजों के, वैसे ही आप बोल सकते हो कि ये लोग भी गुलाम थे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, गुलाम थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देश पर जो है जानु पीएफ दल का एक राज था। अच्छा, जानु पीएफ दल का नाम है ना? जानु पीएफ जो है दल का नाम है, एक पार्टी का नाम है। और इस पार्टी का एक नेता था, है ना, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे नाम था। और इस पार्टी ने बहुत ज्यादा कड़ी मशक्कत की। आप बोल सकते हो कि आजादी में, जैसे आप बोल सकते हो ना कि हमारे देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था, ऐसा बोलते हैं, कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, कांग्रेस का। ऐसे आप बोल सकते हो कि जिम्बाब्वे की आजादी में किसका बहुत बड़ा रोल है? तो जानु पीएफ एक दल था, पार्टी थी। इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसने बहुत सारे, है ना, स्वतंत्रता संघर्ष किया। उसके बाद आप देखोगे कि पूरा जो जिम्बाब्वे है वो आजाद हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब ये आजाद हो गया, जिम्बाब्वे जब आजाद हो गया, तो जानु पीएफ पार्टी जो थी इसकी ही सरकार बनी, है ना। और आप देखोगे जो रॉबर्ट मुगाबे जो है इनको आजाद, ये आप बोल सकते हो कि इन्होंने जिम्बाब्वे की आजादी की अगुवाई की। समझ रहे हो ना? तो आप बोल सकते हो कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से चुनाव जीत लिया, है ना, और ये शासन करने लगे।
जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सोच के देखो ना कि स्वतंत्रता योगदान में, जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा? जानु पीएफ दल का। और जानु पीएफ दल का एक नेता था सबसे बड़ा, जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार किसकी बनेगी? जानु पीएफ पार्टी की बनेगी। इनका सबसे बड़ा नेता जो था, कौन, क्या नाम था इसका? रॉबर्ट मुगाबे। इसका नाम याद रखना, एग्जाम में याद आता है। ठीक है ना। और ये जो रॉबर्ट मुगाबे जो था, वो आजादी के बाद से ही जो है शासन कर रहा था, यही जीता था, ये सबसे बड़ा नेता था भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चुनाव क्या थे भाई? चुनाव भी नियमित रूप से होते थे, है ना। और आप देखोगे सदा एक ही पार्टी जीतती थी भाई, मैक्सिको की तरह सदा एक ही पार्टी जीतती थी, जानु पीएफ दल ही जो है हमेशा जीतता था, है ना। राष्ट्रपति मुगाबे जो है कम लोकप्रिय नहीं थे, और अच्छी खासी यहां पे आप बोल सकते हो कि मुगाबे साहब की अच्छी खासी लोकप्रियता थी, लोग इनको पसंद करते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, बाद में खुला कि भाई ये जो हमारे मुगाबे साहब जो है ना, ये गलत तरीके अपनाते हैं, ये बहुत सारे गलत तरीके अपनाते हैं चुनाव में जीतने के लिए, बहुत सारे गलत तरीके अपना रहे हैं भाई, कि भाई चुनाव जीत जाऊं जीत जाऊं जीत जाऊं, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे गलत तरीके अपनाए। आप देखोगे इनकी सरकार ने आजादी के बाद 1984 80 महीने आजादी मिली अंग्रेजों से, ठीक है सर। अब आप देखोगे आजादी की बात से सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही है, क्या नाम है उसका? जानु पीएफ, है ना। जानु पीएफ पार्टी जो है जीतती जा रही है, जीतती जा रही है, जीतती जा रही है, और उसका जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, ये गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आजादी की बात से इनकी सरकार ने क्या किया कि कई बारी संविधान को बदलने की कोशिश की, और जिसमें क्या करते थे, इसमें राष्ट्रपति के अधिकारों की वृद्धि करते थे। अब राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति यहां पर रॉबर्ट मुगाबे है, राष्ट्रपति यहां पर रॉबर्ट मुगाबे है। और आप देखोगे कि इनकी जो सरकारें क्या कर रही हैं, हर बारी संविधान में बदलाव कर कर राष्ट्रपति की जो अधिकार हैं उनको बढ़ाती जा रही हैं, बढ़ाती जा रही हैं। और उनकी जो जवाबदेही है जनता के प्रति, उनकी जो जवाबदेही है, यानी कि उनको जनता को जवाब देना है ना, उनकी जवाबदेही को कम करती जा रही है। मतलब धीरे धीरे होता है ना कि धीरे धीरे तुमने संविधान में एक नियम बदला, 2 नियम बदले, 3 नियम बदले, ऐसे करके ये अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। कौन? रॉबर्ट मुगाबे। और यहां पर आप देखोगे ये जनता के प्रति जो जवाबदेही होती है किसी भी एक नेता की, वो कम होती जा रही है। विपक्षी दलों की हम बात करें तो आप देखोगे इनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है। जो विपक्षी दल है, जो इनके विरोध में है, उन नेताओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, परेशान किया जाता है, और उनकी सभाओं में गड़बड़ी की जाती है, ताकि क्या हो, ताकि ये लोग चुनाव ना जीत पाए, ताकि विपक्षी दल जो है वो चुनाव ना जीत पाए। और देखो ये अफ्रीका, ये हमारे ना इतने हैंडसम गाय, ही इज सच अ हैंडसम गाय, ही इज सच अ हैंडसम गाय, रॉबर्ट मुगाबे, है ना, सच अ हैंडसम गाय। और बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही फेमस थे भाई। ये चुनाव जीतते आ रहे हैं 1980 से। जानु पीएफ के सबसे बड़े नेता जो है यही राष्ट्रपति थे भाई, जिम्बाब्वे के 1980 के बाद से ही। ठीक है, और ये कहां पर देश है? तो आप देखोगे ना, अफ्रीका में जाओगे, अफ्रीका की अगर दक्षिण ओर जाओगे तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है जिम्बाब्वे। ठीक है, अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। अफ्रीका के अंडर में बहुत सारे देश आते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है ना। चलो ठीक है। हाँ मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, फोन पे बात हो जाती है। थोड़ी तबीयत खराब रहती है, बूढ़े हो गए हैं, 80-90 साल के हो गए हैं, तो मेरी बात होती रहती है फोन पे इनसे, इनसे हालचाल पूछता हूँ। लेकिन बहुत ही शैतान है। अरे मजाकिया तो बहुत ज्यादा है, सच में ऐसा बोलते हैं लोग कि बहुत मजाकिया थे ये लोग, बहुत मजाकिया। इनके बहुत सारे कोट्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो बहुत फेमस हुए। खैर छोड़ो, लेकिन हाँ बहुत ही बढ़िया इंसान है भाई, मेरी बात होती रहती है। लंच वंच पे जाता हूँ मैं अफ्रीका वगैरह, तो इनके साथ लंच वगैरह हो जाता है मेरा। बुला रहे थे अभी कि आ जाओ यार, वैसे भी आखिरी दिन है तो आ जाओ मिल लेते हैं। तो मैंने बोला कि अभी क्लासेस चल रही है बच्चों की, क्लासेस कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टाइम मिलेगा तो देखो आते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, होता क्या भाई? ठीक है सर, विपक्षी दल को जो है दबा दिया जाता है। विपक्षी दल जो है उनको जो है मुगाबे साहब की जो पार्टी जो है दबा देती है। ठीक है सर। अच्छा, जितने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, जितने भी इस सरकार के खिलाफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जानु पीएफ जो पार्टी है, यानी कि जो हमारे रॉबर्ट मुगाबे साहब जो है, इनके खिलाफ कोई भी अगर प्रदर्शन होता है, उन सारे प्रदर्शन को कानूनी रूप से गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है ना। यानी कि आप बोल सकते हो उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है कि अगर कहीं भी आंदोलन होगा, कहीं भी जानु पीएफ पार्टी के खिलाफ कुछ भी होगा, तो ऐसी चीजों को दबा दिया जाता है, इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा भी कानून बनाया इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान को बदला और एक ऐसा कानून बनाया जो क्या करता था, जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को भी सीमित करता था। मतलब अब तुम मुगाबे साहब जो है उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, और उनके खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। अब कहने को तो यहां पे सब कुछ हो रहा है, चुनाव भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव भी हो रहे हैं, विपक्षी दल भी हैं, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये जब चाहें जब खुद के नियम कानून बना लेते हैं। लेकिन कायदे से होता क्या है, कायदे से होता यह है कि भाई तुम एक छत्र छाया में हो, एक कानून की छत्र छाया में हो, उसके अंडर में तुम रह के काम करोगे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे जो मुगाबे साहब है खुद के नियम कानून बना रहे हैं, है ना, बार बार संविधान बदल रहे हैं,
और क्या कर रहे हैं, अपने जो ऐसे नियम कानून बना रहे हैं जो खुद के फेवर में है, जो खुद के लिए अधिकारों, जो खुद के अधिकारों को बढ़ाते जा रहे हैं। एक इन्होंने ऐसा नियम कानून बना दिया, उस नियम कानून के तहत अब कोई राष्ट्रपति साहब की आलोचना भी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति साहब की कोई आलोचना भी नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये कानून का जो है राज, कानून का राज की अगर बात करें, असल मायने में किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून का राज होता है भाई। ऐसा नहीं है कि तुम जो है खुद कानून बनाओगे, तुम कानून नहीं बना सकते, तुम्हें कानून तो बन गया है, तुम्हें कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, याद रखना। तो यही तो बताया जा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो भैया अब ये खुद के कानून बना रहे हैं, ये संविधान के हिसाब से थोड़ा चल रहा है, ये खुद के ही कानून बना रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और तो और इसने क्या किया, जितने भी टीवी चल रही है, टीवी पे जो न्यूज चलती है, जो रेडियो वगैरह चल रहे हैं, उस पर उसने सरकारी नियंत्रण कर लिया। मतलब तुम कुछ भी अगर जानू पीएफ की पार्टी के खिलाफ, है ना, या फिर हमारे रॉबर्ट मुगाबे साहब के खिलाफ बोलोगे, कुछ भी लिखोगे, छापोगे, तो उस पर पूरा पूरा शिकंजा कस लिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और बताओ, है ना, वो सिर्फ जो है शासन दल के ही विचार ही प्रसारित करते हैं। सोच के देखो, मतलब जो शासक दल जो है, यानी कि जो जानू पीएफ पार्टी है, उसके ही विचारों को, उसकी ही चीजों को जो है प्रसारित किया जाता है ना। यहाँ पे वाहवाही दिखाई जाती है कि हमारे जो मुगाबे साहब जो है, देखो कितने महान है, हमारे कितने महान है ये लोग, ठीक है ना। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सोच के देखो, अखबार वैसे स्वतंत्र है, लेकिन जो भी मुगाबे साहब के या उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ भी लिखेगा, तो उस पर जो है शिकंजा कसा जाएगा, उसे परेशान किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कुछ अदालती फैसले जो थे, उसकी सरकार ने परवाह नहीं की। मतलब अदालत ने कुछ फैसले दिए तो सरकार उसकी बात सुनी नहीं रही है। सोच के देखो, सरकार अपनी में लगी हुई है। जो भी अदालत के फैसले आ रहे हैं, सोच के देखो, जो भी न्यायालय के फैसले आ रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं लोग, उनकी सुनी नहीं रहे लोग। आप सोच के देखो क्या चल रहा है। ये लोग कानून के हिसाब से चल रहे हैं या फिर कानून को अपने हिसाब से चला रहे हैं लोग? ये लोग कानून को अपने हिसाब से चला रहे हैं भाई। नियम क्या होता है? नियम तो एक ये होता है कि एक लोकतांत्रिक देश में आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप थोड़ा खुद के कानून बनाओगे अपने लिए। क्लियर हुआ ना? तो आप देख सकते हो, इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा जो है खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। याद रखो कि मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर कोई भी एक पार्टी है जिसको आपने जिता दिया है, वो एक लक्ष्मण रेखा के अंदर, है ना, एक लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रह के काम करेगी, है ना। आप देखोगे वो संवैधानिक कानून के दायरे में रह के काम करेगी। यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर तो ये साले लोग ये खुद के कानून बना रहे हैं। ये यहां पर ये खुद के कानून बना रहे हैं, ना कि संविधान के कानून के हिसाब से चल रहे हैं ये लोग। समझ रहे हो ना? तो ये सारी जो चीजें क्या हो रही है, ये सारी जो चीजें होती हैं, आप बोल सकते हो कि एक गैर लोकतांत्रिक देश में होती हैं। आप बोल सकते हो कि भाई यहां पर जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो यहां पर एक तरीके की लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ठीक है ना? क्लियर हुआ है ना? फटाफट से बताइए जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं हमने, हाँ, तो जितने भी बच्चे हैं सारे, अरे रुको भाई, थोड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं भाई। इतना मत परेशान हो जाओ यार। इतना परेशान काहे हो रहे हो बे? हैं? इतना परेशान काहे हो रहे हो? इतना परेशान मत हो, इतना परेशान मत हुआ करो। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा अब देखो यहां पे कि अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने जो भी लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी, जो भी लोकतंत्र के बारे में पढ़ा आपने, वो अधूरी परिभाषा थी। अब इस पूरे स्लाइड में इस पूरे परिभाषा को जो है कंप्लीट किया गया है। कंप्लीट किया गया है। अभी तक क्या था? अभी तक आपने लोकतंत्र की एक साधारण सी परिभाषा जो है उसको पढ़ा, उसको मैंने गलत प्रूफ किया कि भाई ये पर्याप्त परिभाषा नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि गलत परिभाषा है, मैंने बोला कि जो तुम्हें परिभाषा पता है लोकतंत्र की, ये पर्याप्त परिभाषा नहीं है। फिर मैंने उसमें कुछ विशेषताओं को और ऐड किया, है ना, और उन विशेषताओं को ऐड कर एक नई जो परिभाषा वो निकल के आई लोकतंत्र की। क्या निकल के आई, है ना? सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर क्या किया गया, यहां पर कि लोकतंत्र एक शासन का एक ऐसा रूप है जहां पर क्या होता है, लोगों द्वारा जो है चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। पहली चीज होगी, पहली विशेषता ये होगी। ठीक है सर। दूसरी चीज क्या होगी? चुनाव जो होते हैं वो निष्पक्ष रूप से होंगे सर। लोगों के पास विकल्प है कि भाई उनको चुनने का अधिकार है, उनके पास विकल्प है। ठीक है सर। निष्पक्ष रूप से होंगे, स्वतंत्र रूप से होंगे। ठीक है सर। समझ रहे हो ना बोल क्या रहा हूं मैं? यानी कि चीन की तरह नहीं होगा, चीन की तरह यहां पर नहीं किया जाएगा, चीन और मैक्सिको वगैरह की तरह। ठीक है सर, है ना? चलिए, मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। ठीक है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। इस चुनाव से बनी हर सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए काम जो है करनी चाहिए। जैसे हम बात करें, लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा, कानूनों का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या किया गया, यहां पर किया क्या गया, यहां पर यही किया गया है कि जितनी भी डेफिनेशन थी, जितनी भी परिभाषा थी, उन सबको कंबाइन कर दिया। जितनी भी विशेषताएं थी, इन सबको कंबाइन कर दिया।
ठीक है ना, 4 विशेषताएं थी कि भैया चुनाव जो होते हैं निष्पक्ष रूप से होने चाहिए, है ना, जो निर्वाचित व्यक्ति है वही फैसले ले। और क्या होता है भाई, है ना, हर एक व्यक्ति का एक मूल्य हो, एक वोट डालने का अधिकार हो और एक मूल्य हो, प्लस कानून का राज हो, ठीक है ना, जो भी कानून है, जो भी संवैधानिक कानून है उसके दायरे में रह के ही जो है सरकार काम करे। तो ये होगी हमारी पूरी पर्याप्त डेफिनेशन। क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बताओ। अब बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं भाई, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस भी लाया हूं मैं, क्विज भी लाया हूं मैं, क्विज लाया हूं, पोल होंगे अभी, थोड़ा सा रुक जाओ, पोल भी होंगे अभी, 1 घंटा नहीं हुआ भाई, देखो 6 बज के, ओहो हेलो हेलो, अभी 15-20 मिनट पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, बहुत पिटाई कर दूंगा, ज्यादा वो करी तुमने, ना 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 ऐसा नहीं होगा भाई, 1 घंटा होता नहीं, तुम लोग बोलने लगते हो एंड करो क्लास एंड करो, बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी, गलत है ये, ऐसा नहीं करते, ठीक है, गलत बात है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करते, ना करें जनाब, ना करें। अरे तुमने वो पाकिस्तानियों की वीडियो देखे तुम लोगों ने, जो वीडियो आते हैं, जनाब ये इंडिया है, जनाब ये इंडिया है, ना करें जनाब, ना करें। वो वीडियोस वगैरह देखे तुमने पाकिस्तानियों के, जो पश्तूनी भाषा बोलते हैं यार, बड़े फनी लगते हैं वो। लाइट आ गई, 1 घंटा पढ़ना ही नहीं, 1 घंटा 15 मिनट पढ़ना है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। क्लास एंड नहीं कर सकता बेटा, समझा करो यार, मेरे को अगली क्लास में चैप्टर नहीं पढ़ाना है, मुझे अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ाना है, कोर्स भी तो कंप्लीट करवाना है ना बेटा जी, ठीक है, समझ तू थोड़ा सा, मैं बोल के आ रहा हूं कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल के लिए एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे। अरे नहीं बेटा, बस कैसे करूं मैं, मुझको पढ़ाना है, मुझे तुम सबको पढ़ाना है यार, बस कैसे करूं मैं, ऐसे बताओ यार, तुम तो ऐसे गुस्सा हो जाते हो, ऐसे मत क्या करो यार जनाब, ऐसा ना करें, खुदा से खौफ करें जनाब, ऐसा ना करें जी, ऐसा ना करें, तौबा तौबा तौबा, ऐसा ना करें। चलो ठीक है ना। अच्छा, लोकतंत्र के लक्षण के बारे में बात करें तो देखो, अब सारी चीजें तुमने पढ़ ली हैं, सारी चीजें तुमने पढ़ ली हैं, कुछ नया नहीं पढ़ोगे, बेसिक चीजें सारी क्लियर हो चुकी है तुम्हारी। पहली चीज क्या है, लक्षण की अगर हम बात करें तो आखिरी फैसला लेने का अधिकार जो है उनके पास होता है, किसके पास होता है, लोगों के पास होता है, जिन्हें जनता चुनती है, समझ में आया? आखिरी फैसला लेने का अधिकार किसका होता है, जिनको जनता चुनती है वही आखिरी फैसला लेते हैं, जिनको जनता ने चुना है वही जो है जनता के लिए फैसला लेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लेगा। याद कर लेना पाकिस्तान का उदाहरण, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और देखो, किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होने बहुत जरूरी है, यह भी एक लक्षण है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। चुनाव में सत्ता दल के हारने की ठीक ठाक संभावना होनी चाहिए, याद रखना कि मतलब याद रखो कि जिस पार्टी की सरकार चल रही है, लेट्स से कि अभी किसकी सरकार चल रही है केंद्र में, बीजेपी की, अगले जब चुनाव होंगे तो सत्ता दल जो है, जिसकी सत्ता थी, यानी कि बीजेपी की सत्ता जो थी ना, उसके हारने के चांसेस बराबर होने चाहिए और जीतने के चांसेस भी बराबर होने चाहिए, याद रखना, है ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि जो सत्ता दल है, जिसकी सत्ता चल रही है, अगले चुनाव में उसके हारने के उतने ही चांसेस होने चाहिए जितने जीतने के हैं, और विपक्षी दल के भी हारने के उतने ही चांसेस होने चाहिए जितने उनके जीतने के चांसेस है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखना, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आप देखोगे कि समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, है ना, हर साल, हर 5 साल बाद आपको हर जगह जो है चुनाव देखने को मिलेंगे, ठीक है सर, और ये आगे पीछे होते हैं, है ना, हर राज्य में आप देखोगे हर साल किसी ना किसी राज्य में आपको चुनाव देखने को मिलते हैं। और आप देखोगे जब आपको चुनाव देखने को मिलते हैं तो यहां पर क्या होता है, आप देखोगे यहां पर सरकारें भी बदल जाती हैं, है ना। भारत के लोकतंत्र की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि भाई एक सरकार जो है टिक के नहीं रहती, हर 5 साल बाद, 10 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं। मतलब आप देखोगे लोगों को भी नए नए नेता, नए नए पार्टियां चाहिए होती हैं, समझ रहे हो ना, बोल के आ रहा हूं मैं। मतलब यह है कि भारत में एक जैसी सरकार नहीं रहती, सरकारें बदलती रहती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में जितने किसी भी पार्टी के जीतने के चांसेस होते हैं, उतने ही किसी पार्टी के हारने के भी चांसेस होते हैं। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं चीन की और रूस की, यहां पर क्या होता है, चीन की बात करूं मैं, रूस की बात करूं, यहां पर क्या होता है, यहां पर चुनाव होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही पार्टी रहती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वहां पे चुनाव तो वहां पे भी होते हैं, रूस में भी चुनाव होते हैं, चीन में भी चुनाव होते हैं, लेकिन कहने को तो चुनाव जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी होती है, जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी। समझ में आया? जैसे मैंने आपको चीन का उदाहरण दिया था, इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि भारत में लोकतंत्र फल फूल रहा है। मतलब भारत का लोकतंत्र जो है वो दुनिया के अच्छे लोकतंत्रों में से एक है, याद रखना हमेशा। जबकि चीन की मैं बात करूं और रूस की मैं बात करूं, यहां पर लोकतंत्र जो है वो सिर्फ एक दिखावटी लोकतंत्र है, ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि यहां पे लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन असल में यहां पर लोकतंत्र नहीं है, एक तरीके की यहां पर तानाशाही चल रही है। कहां की बात कर रहा हूं मैं रूस और चीन की बात कर रहा हूं सर, ठीक है, क्लियर हुआ? यानी फटाफट से बताओ, है ना। फिर अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो यहां पर हर एक वयस्क नागरिक को, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है,
हर एक वयस्क नागरिक को यहां पर वोट डालने का अधिकार होता है। वयस्क नागरिक का मतलब क्या होता है सर, है ना? तो हमारे भारत में वयस्क नागरिक का मतलब होता है 18 या 18 साल से ऊपर के नागरिक को हम वयस्क नागरिक बोलते हैं। इनको जो है वोट डालने का अधिकार होता है और हर वोट का एक समान मूल्य होता है। हर वोट का एक समान मोल होता है, मूल्य होता है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की वोट की वैल्यू कीमत कम है और जो अमीर है उसकी वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहां पे एक बात बोली गई है लोकतंत्र के विरोध में तर्क। अब मैंने आपको बताया था कि हर चीज की अच्छाइयां होती हैं और हर चीज की बुराइयां भी होती हैं। हर चीज की अच्छाइयां होती हैं तो हर चीज की बुराइयां भी होती हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे बुराइयों के बारे में। अब देखो, तुमने अच्छाइयां तो जान ली, अब हम थोड़ा सा बुराइयों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कमियां हैं लोकतंत्र की। और ये एग्जाम में आ सकता है कि बताइए लोकतंत्र की क्या क्या कमियां हैं, लोकतंत्र के विरोध में क्या क्या तर्क हैं। इस तरह का जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नेतृत्व बदलने से अस्थिरता का खतरा बना रहता है। मतलब क्या है कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और मे भी पार्टी भी बदल सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे हमेशा आपको अस्थिरता देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे होता है ना, 5 साल कोई पार्टी रही, उसने अलग चीजें करवाई, फिर 5 साल बाद पार्टी बदल गई। इससे क्या रहता है, इससे थोड़ी सी अस्थिरता बनी रहती है, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है सर, कोई मतलब अगर एक सरकार टिक के देखो, तभी एक कारण, तभी मैं बताता हूं आपको, तभी मैं बताता हूं कि चीन में बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक बात बताइए, हम चीन से आगे कहीं नहीं निकल जाते। भैया, चीन से आगे हम इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि चीन में एक ही सरकार रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वही सरकार रहेगी हमेशा। 25 साल से वही सरकार है, 25-30 साल से वही सरकार है और आगे भी वही सरकार रहेगी। लेकिन हमारे भारत देश में लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक देश में विकास जो होता है, उसकी गति जो होती है वो धीमी होती है। तभी चीन में और रशिया में विकास बहुत ज्यादा होता है। चीन की अगर हम बात करें, चीन का विकास इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि चीन में सिर्फ एक ही पार्टी रहती है और वहां पर स्थिरता बनी रहती है। भारत में अस्थिरता बनी रहती है, पार्टी जो है वो बदलती रहती है और जब पार्टी बदलती रहती है तो फिर आप देखोगे चीजें आपको धीरे धीरे होती हुई दिखाई देंगी। क्लियर हुआ ना? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल होता है। क्लियर हुआ? यानी कि यहां पे किसकी बात की जा रही है कि लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब लोग जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। भाई, आप देखोगे लोग जीतने के लिए कितनी गंदे गंदे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? आपने अभी देखा था ना जानुप्रिया पार्टी के बारे में, अभी आपने देखा था ना पीआरआई पार्टी के बारे में। क्या कर रहे हैं लोग, ये जीतने के लिए गलत गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? आप देखोगे यहां पे बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। लोग जो आप देखोगे, ज्यादातर जो लोग होते हैं लोकतांत्रिक देश में, आप देखोगे ज्यादातर जो लोग होते हैं, है ना, जो भी नेता लोग हैं, वो हमेशा उनका कोई बैकग्राउंड जो होता है क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, गुंडा गुंडा होते हैं वो, है ना? गुंडा होता है वही नेता बनता है। बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में तो यही हालत है कि जो नेता जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड गुंडे वाला होगा वही नेता बनेगा, है ना? एक तरीके की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है। लोग एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बहुत होता है और सत्ता का खेल होता है। लोग सत्ता को पाने के लिए, है ना, लोग उस गद्दी पे बैठने के लिए कोई कुछ भी कर सकते हैं। भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में नैतिकता की अपेक्षा करना ही बेईमानी है। मतलब नैतिकता मतलब मोरल। आपने सुना होगा कि तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें नैतिकता नहीं सिखाई। तो भैया नैतिकता, हम आप सोच के देखो, इतना ज्यादा कंपटीशन है, सबको जीतना है, सारी पार्टियों को जीतना है, सारी पार्टियां जीतना चाहती हैं, तो वहां पे आपको नैतिकता कहां देखने को मिलेगी? लोग जो है अनैतिकता का इस्तेमाल करते हैं चुनाव को जीतने के लिए। समझ में आ गया? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर हुई? पूकी सर, बेटा देखो ऐसा है, पिटाई कर दूंगा, पिट्टू पिट्टू कर दूंगा, पिट्टू पिट्टू। पूकी पूकी बोल दिया करो। चलो तो ठीक है, तुम बच्चे हो, तुम छोटे भाई बहन जैसे हो, तो बोल दिया करो। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी कोई काम होता है लोकतंत्र में, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो वो आपसी सहमति से लिया जाता है। जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, आपने देखा होगा, जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई कानून पास होता है, तो उस पर बहुत सारी बहसें होती हैं। 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, 15-15 साल तक बिल अटके रहते हैं, है ना? वो कानून नहीं बनते। क्यों? क्योंकि एक बिल पे बहुत सारी बहसें होती हैं। पार्टियां जब सहमत हो जाती हैं, उसके बाद जो है वो कानून बनता है। तो आप देखोगे कि लोकतंत्र में कई सारे जो लोग होते हैं ना, उनकी सहमति लेनी बहुत जरूरी होती है। इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। कि क्या भुगतना पड़ता है? ये निर्णय जो होता है ना, लोकतांत्रिक देशों में निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देर लगती है ना? अगर हम बात करेंगे, चीन में अगर एक सड़क बननी है तो आज निर्णय लिया जाएगा, कल तक सड़क बन भी जाएगी। लेकिन भारत में उस सड़क को लेकर चर्चाएं होंगी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक। उसके बाद चर्चा जब ठीक बैठती है, जब सभी लोग मान जाते हैं, उसके बाद वो जो है सड़क बननी शुरू होगी। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में निर्णय थोड़े से लेट लिए जाते हैं। ठीक है सर? अच्छा, फिर इसके बाद क्या आता है? जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि जो है, जिस प्रतिनिधि को चुना गया है, वो इस बात से अनजान हो सकते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। बहुत बढ़िया बात है। मतलब कहने का यह है कि जिस प्रतिनिधि को तुमने वोट देकर जिताया है ना, अब उसको तो पता है ही नहीं कि भाई लोग चाहते क्या है। तो इसलिए होता क्या, इसलिए कई बार लोकतंत्र में गलत फैसले भी ले लिए जाते हैं। होता क्या, तुमने किसी को वोट देकर जितवा दिया, वो तुम्हारे घर में हाथ जोड़ के वोट मांगे आया कि भैया वोट दे दो, वोट दे दो, और तुमने उसको वोट दे दिया, वो जीत गया। अगले 5 साल तक वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, वो तुम्हारे द्वार पे आएगा भी नहीं। ठीक है? क्योंकि 5 साल में वो इतना पैसा कमा लेगा घूस का
कि वो तुम्हारे घर पे आएगा भी नहीं, फिर कभी नहीं आएगा वो, है ना। अगले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे फिर से, तब वो तुम्हारे घर पे फिर से आएगा। तो होता क्या है, कई बार तुम ऐसे लोगों को जिता देते हो जिनको नहीं पता होता कि भाई तुम्हें चाहिए क्या आखिर में, और जब तुम्हें चाहिए क्या आखिर में, जब यही नहीं पता तो फिर क्या होगा, फिर तो यही होगा कि भाई फिर तो वही है कि भाई जो जिस इंसान को आपने चुना है वही इंसान रूल करेगा। बिहार में यही तो होता है भाई, बिहार में जाति के नाम पर वोट दिया जाता है, विकास के नाम पर वोट कहां दिया जाता है, आप मेरे को बता दो। जब जिस दिन बिहार में विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा तो बिहार का विकास भी शुरू हो जाएगा। दिक्कत क्या है, दिक्कत हम जातियों में, धर्मों में फंस जाते हैं। दिक्कत ये होता है लोकतंत्र में चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण जो भ्रष्टाचार का जन्म होता है। सोच के देखो, भ्रष्टाचार तो अलग ही लेवल पे होता है। भ्रष्टाचार कितने अलग अलग लेवल पे होता है, आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। घूस लोग लेते हैं, है ना, ये सब करने के लिए। आप देखोगे ना, कोई बहुत बड़े बड़े जो नेता वगैरह जो होते हैं, जो कि गुंडे होते हैं, ये क्या करते हैं, टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं पार्टी को कि भाई हम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं तुम्हें, हमें एक टिकट दे दो। समझ रहा है क्या होता है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है बेसिकली। ये यहां पर भ्रष्टाचार बहुत चलता है। कोई भी एक बहुत ज्यादा बाहुबली टाइप का इंसान है, उसने 2-3 करोड़ रुपए दिए किसी पार्टी को, और उसको टिकट मिल जाएगी, टिकट मिलेगी, वही अपनी जगह से खड़ा होगा और वही जीत जाएगा फिर। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें होती हैं। साधारण लोग जो है शायद पूरे समुदाय की भलाई के बारे में समझ ना पाए, इसलिए उन्हें लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। तो देखो यहां पर वही बात हो रही है, किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है कि सबसे पहले तो भाई लोकतंत्र में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सबको ही जीतना है, सबको जीतना है, तो वो जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे वो जीतने के लिए। इसके बाद क्या होता है भाई, जो साधारण लोग जो होते हैं, जो आम लोग हैं, वो पूरे समुदाय की भलाई के बारे में समझ तो पाते नहीं है कि भाई पूरे समुदाय को चाहिए क्या। तो होता क्या है, इसलिए उनको जो है लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। तो यहां पे सिंपल सी बात लिखी गई है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की हम बात करें तो साधारण जो लोग हैं, जो बिल्कुल आम आदमी है, उनको थोड़ा ना पता है। अरे भाई, आम आदमी से तुम पूछोगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, वो बता देगा तुमको? नहीं बता पाएगा। कैसे बताएगा? लोकतंत्र का मतलब वो नहीं बता पाएगा। उसको पता है कि जनता को क्या चाहिए, है ना। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ऐसे लोगों को निर्णय लेने के लिए शामिल नहीं करा जाना चाहिए। उसको नहीं पता कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना। ये सारी चीजें होती हैं। लोकतांत्रिक शासन में सरकार चलाने वाली विधायिका को चुनने का अधिकार लोगों के पास होता है। सबसे पहले ग्रीस के शहरों की शासन व्यवस्था के लिए जो है इस शब्द का इस्तेमाल 5वीं सदी में हुआ था। तो सिंपल से बताया जा रहा है कि देखो, लोकतांत्रिक सरकार की अगर हम बात करें, यहां पर अर्थ बताया गया लोकतंत्र का यहां पर अर्थ बताया गया है कि आप देखोगे लोकतांत्रिक शासन जो होता है, यहां पर चुनाव किसका किया जाता है? विधायिका का। विधायिका का मतलब क्या होता है? जो कानून बनाता है, जो कानून बनाता है उसको हम विधायिका बोल देते हैं, है ना। जो कानून को बनाता है उसको हम विधायिका बोल देते हैं। तो आप देखोगे कि अगर मैं लोकतांत्रिक शासन की बात करूं, एक अर्थ बताया गया है, यहां पर विधायिका को चुना जाता है ना। और आप देखोगे सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो ऐसा बोला जाता है ग्रीस के शहरों से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से की गई थी? तो शुरुआत ग्रीस के शहरों से शुरुआत की गई थी। क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखो, यहां पर अब आता है भाई लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के पक्ष में मतलब लोकतंत्र के फायदे क्या क्या हैं, लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हैं, इसके पक्ष में जो है तर्क यहां पर बताया गया है। लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हैं, इसके पक्ष में तर्क बताया गया है। क्लियर हुआ ना। हाँ, देख लेते हैं, आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद जो है, इसके बाद खत्म हो जाएगी, पक्का खत्म हो जाएगी, पक्का वाला प्रॉमिस खत्म हो जाएगी एक बारी, है ना। लोकतंत्र के पक्ष की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे सबसे पहली बात क्या है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी चीज क्या होती है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क मतलब लोकतंत्र के फायदे क्या है, लोकतंत्र की अच्छी चीज क्या होती है। सबसे पहले अच्छी चीज ये होती है कि भाई जवाबदेह होना पड़ता है। अगर आपको जनता जिता के भेज रही है तो आपको जवाबदेही होना पड़ेगा। जवाबदेही मतलब कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो, आपको बताना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों किया, है ना। वो सारे जो एक्शन है वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। और आप देखोगे इसीलिए जो है लोकतांत्रिक देश में भले ही निर्णय लेट लिए जाते हो, बट फिर भी वो जो सरकार जो निर्णय ले रही है वो जवाबदेही होते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई लोगों से परामर्श लिया जाता है, याद रखो, है ना। अगर मैं बात करूं हमारी लोकसभा जो है, विधानसभा जो है, यहां पे जो लोग बैठे होते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ये जो लोग होते हैं चुनकर जाते हैं। ये आपस में बहुत सारी मीटिंगें करते हैं, डिस्कशन होते हैं, उसके बाद जाके किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो आप देखोगे ना कि जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। वो लोग एक दूसरे से परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं, उसके बाद ही जो है कोई भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप देखोगे ना, जो भी निर्णय लिया जाता है लोकतंत्र में, जो भी निर्णय लिया जाता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उस पर जो है डिस्कशन किया जाता है, विचार किया जाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे ना, जब भी किसी लोकतंत्र में कोई भी विवाद वगैरह हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, उसको सुलझाने का तरीका उचित होता है ना। आप उन चीजों को सुलझा सकते हो। एक तानाशाही में, एक राजशाही में आप भले ही कोई भी विवाद हो जाता है तो लड़ाई वगैरह हो जाती है, लेकिन आप देखोगे एक लोकतांत्रिक देश में जब भी कोई विवाद होता है, जब भी कोई मतभेद होते हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप सही कर सकते हो, उचित तरीके होते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक मतभेद और तनाव बहुत
तीखे हो सकते हैं, ऐसे मतभेदों का निपटारा लोकतंत्र में ही बेहतर किया जा सकता है। आप सोच के देखो, यहां पे बहुत अच्छी बात बोली गई है। देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में आपको हर एक धर्म का इंसान मिलेगा। हमारे भारत जितनी विविधता जो है, विविधता का मतलब क्या होता है कि हम सब अपने आप में अलग हैं। भारत में अलग अलग जातियों के लोग मिलते हैं, अलग अलग पहनावा के, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं। हमारा भारत देश जो है वो हर तरीके से बटा हुआ देश है, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसने पूरे देश को बांध के रखा हुआ है। तो भाई कुछ तो है हमारे लोकतंत्र में, और हमारे देश में सिर्फ लोकतंत्र ही काम कर सकता है। अदरवाइज आप देखोगे कि कोई भी दूसरी सरकार, तानाशाही, राजशाही हमारे देश को नहीं चला सकती। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को एक लोकतंत्र ही चला सकता है, ठीक है ना। तो इतनी सारे मतभेद हमारे देशों में, इनको सुलझाने के लिए इतनी सारी विविधतापूर्ण हमारा जो पूरा देश है ना, यहां पर जो भी तनाव है इनको तनाव मुक्त करवाने के लिए, तनाव को सुलझाने के लिए आप देखोगे सिर्फ लोकतंत्र ही सबसे बेहतर तरीका है ना। लोकतंत्र को ही लोगों ने अभी तक जो है भारत में अपनाया है, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है, सबकी सुनी जाती है। हर एक समुदाय, हर एक धर्म, हर एक भाषा बोलने वाले इंसानों की जो है सुनी जाती है। तो याद रखना, क्लियर हुआ ना? हाँ या ना? फटाफट से बताओ। लोकतंत्र में आप देखोगे हमें मूलभूत अधिकार मिलते हैं जो कि हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, और आप देखोगे इस तरह से जो लोग हैं उनका आत्मसम्मान भी बना रहता है, उनकी डिग्निटी बनी रहती है। हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, वो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, आपको मौलिक अधिकार देता है, जिससे आपके पास स्वतंत्रता है, आपके पास समानता है, आपके पास किसी भी धर्म से जुड़ने का अधिकार है, आपके पास शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? तो ये सारे अधिकार है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप देखोगे कि लोकतंत्र में अगर कोई गलती भी हो जाती है, उनको सुधारने की गुंजाइश बनी रहती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो लोकतंत्र के बारे में सही है। अब लास्ट टॉपिक है समरी है। अब समरी जो है आप बोल सकते हो कि ये खुद पढ़ना। समरी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं सर? क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक क्रिस्प फॉर्मेट में जो यहां पर लिखा गया है कि भाई समरी में क्या क्या दिया गया है, जो भी मैंने आपको परिभाषा बताई है वो दी गई है, और किस तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे लोकतंत्र सरकार जो है, हमारी लोकतांत्रिक सरकार जो है, वो दूसरी सरकारों से, दूसरे तंत्रों से कितनी बेहतरीन है, उसको जो यहां पर बताया गया है। इसको ऑलरेडी मैं जो है कवर कर चुका हूं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये चैप्टर हुआ समाप्त, चैप्टर हुआ खत्म, चैप्टर बिल्कुल खत्म हुआ। आप जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से हम कर लेते हैं क्विज। फटाफट से करो, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से करो, फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया करो। सन 1999 से लेके 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ किस देश का शासक था? फटाफट से बताओ जल्दी से। ये वही है ना? ये पहली वाली जो विशेषता याद करो, मैंने बताई थी, परवेज मुशर्रफ साहब। अगर इसको गलत किया तो बहुत पिटाई करूंगा। जल्दी से बताओ फटाफट से। बेटा वीडियो कॉल अब वीडियो कॉल कल करूंगा, ऑलरेडी टाइम हो गया, बच्चे वैसे ही परेशान हो रहे हैं। वीडियो कॉल मैं कल कर लूंगा, पक्का, तेरी कसम कल करूंगा, तेरी कसम। बहुत प्यारा बच्चा है तू, है ना? कल करता हूं मैं, ठीक है? चलिए, हाँ, पहले इसका आंसर दो। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, करो जल्दी से। कि 1999 से 2008 तक जो जनरल परवेज मुशर्रफ जो था वो किस देश का शासक था? गलत नहीं होना चाहिए। बहुत चिल्ला के मैंने बताया था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादातर बच्चे जो है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो भैया ये कहां का था? तो ये पाकिस्तान का था। और इसने क्या किया था? इसने तख्ता पलट किया था। अभी भी तुम गधों ने 20% जो गधे हैं इन्होंने आंसर नहीं दिया। अबे तुम्हारा क्या होगा? अबे इतना बच्चों की तरह पढ़ाता हूं मैं। अंश, आदर्श, सुमित, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक, अम्बरीश, शैलेंद्र, रुद्र, शिवा, अनुभव, प्रिंस कुमार, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, है ना? छाती चौड़ी कर दिया तुम तो। चलो अगला प्रश्न करो फटाफट से, अगला प्रश्न करो फटाफट से। चलिए अगला प्रश्न करो। यह किसने कहा कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है? अगर गलत किया तो कल ही मैंने बताया था। कल मैंने जब आपको पूरी डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था किस महान हस्ती ने बोला है कि प्रजातंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना? यही होता है हमारे प्रजातंत्र की डेफिनेशन। अब्राहम लिंकन, वॉशिंगटन, जेफरसन या फिर प्रोफेसर डेसी? अरे बोलो 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 बे, बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। अबे गर्दा उड़ा दिया बे। चलो तो भाई ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही हो जाएगा। ये जो वाक्य है अब्राहम लिंकन ने कहा था। तुम गधों ने फिर से गलत कर दिया भाई, तुमने नाक कटा के रख दिया। थू 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 भाई, मत क्या करो भाई, बहुत दर्द होता है यहाँ पे ना, इतना दर्द होता है ना। तुम इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाता हूँ और तुम पता नहीं क्या यहाँ पे हगने आ जाते हो तुम यार। गलत, बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है। मैं रो दूंगा भाई, मैं रो दूंगा सच में यार। मत क्या करो यार, मत क्या करो यार तुम। एक बच्चा कह रहा है सर 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। बे चांटे पड़ेंगे, चांटे, बहुत पिटाई करूंगा। चलो ठीक है, सुमित, अम्बरीश,
तक्षराज सीन। अरे भाई तुम्हारे भाई नाम को अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं तो गलत मत, वो बुरा मत मानना कि भाई सर हमारा नाम गलत लेते हैं। अर्णव, रुद्र, उदित, प्रियांशु, आर्टिस्ट, सत्यमपाल, सोमो, अंकित, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से करो। जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अधिनायक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र। अब ये तो बता दोगे बे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा। नहीं पता, नहीं पता तो कैसे रेखा, रेखा बेटा कैसे काम चलेगा तेरे को नहीं पता तो? पढ़ाई लिखाई करती नहीं है तू, है? पढ़ लिया कर थोड़ा सा। चलो चलो जल्दी से कर, फटाफट से कर, जल्दी से कर। चलो ठीक है भाई, जल्दी से करते हैं। चलो तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोकतंत्र। चलिए 88% बच्चों ने सही बताया, ये 12% तो हमेशा गलत ही रहेंगे। सुमित, प्रिंस, अम्बरीश, आदर्श, बैला, सूरज, शिवा, आकांक्षा, संदीप, रोशमी, लोवे वंशी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो देख लेते हैं, इतनी क्वेश्चन करते हैं। आज 3 है, बाकी के होमवर्क में ले जाओ। तो देखते हैं कौन है विनर आज के क्विज का। तो सुमित बेटा वेरी गुड, अम्बरीश वेरी गुड, रुद्र बेटा वेरी गुड। चलो ठीक है, इसके अलावा हमारे जो सूरज भाई साहब है, प्रिंस, प्रियांशु, शिवा, तक्षराज, मृत्युंजय, अंकित, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे जो सवाल है आपको होमवर्क में करना है। अलोकतंत्री शासन प्रणाली की विशेषता है, यह आपको करना है, और यह हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन के आंसर मैं लिख के लाया हूं, एनसीईआरटी के प्रश्न है ना। कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनको आपको बताना है। तो देखो जैसे हमारा वाक्य दे रखा है, यहां पहला है, यहां 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? ठीक है सर। इसके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। मतलब जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसके सामने क्या लिखना है आपको? या तो अलोकतांत्रिक लिखना है, लोकतांत्रिक लिखना है, या फिर पक्का नहीं है। चलो ठीक है, जैसे का स्टेटमेंट हमारा का क्या कह रहा है? देश के जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये क्या है बेसिकली? ये एक तरीके का लोकतांत्रिक स्टेटमेंट है, अलोकतांत्रिक? आप बताओ कि भैया किसी भी देश में जो लोग हैं, जो देश का जो धर्म है, जो देश का आधिकारिक धर्म है उसको नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार ना दिया जाए। तो ये एक तरह का क्या है, हमारे देश में, एक लोकतांत्रिक देश में हर धर्म को बराबर जगह दी गई है, और अगर कोई धर्म को नहीं मानता तो उसको भी कुछ नहीं बोला जाएगा, है ना। क्योंकि भारत एक जो है एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसका क्या होगा? इसका होगा अलोकतांत्रिक, है ना, इसको हम बोलेंगे अलोकतांत्रिक। ठीक है सर, दूसरा पढ़ो। देश ताकि हम बात करें, देश एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। अच्छा, अब कोई भी पार्टी अगर 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है तो क्या पता हो सकता है जैसे 15 वर्ष तो बीजेपी को हो सके हैं, 15 वर्ष तो बीजेपी को भी हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई पार्टी अगर 20 साल से अगर चुनाव जीतती हुई आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अलोकतांत्रिक देश है। यह भी हो सकता है भाई, मे भी हो सकता है कि वो पार्टी अच्छा काम करवा रही हो इसलिए जीत रही हो, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसमें आप लिख सकते हो पक्का नहीं है ना। खा वाला जो स्टेटमेंट है ये पक्का नहीं है। इसके अलावा हम देखें, देश पिछले, है ना, देश की अगर हम बात करें, देश पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह दिखा रहा है। तो यह हो सकता है मे भी लोकतांत्रिक हो सकता है। मतलब शासक वर्ग की अगर हम बात करें, जो पहले शासक था, 3 चुनाव में जो शासक दल था वो हारता आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर लोकतंत्र है भाई, क्योंकि शासक दल ही अगर हार रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो है उसको हरा रहे हैं। ठीक है, जैसे बीजेपी अगली बार हार जाए मे भी, तो क्या पता। तो ऑब्वियसली बात है कि लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है। चलिए, देश यहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। देश के यहां पर जो अगर स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, अगर किसी भी देश में स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है जो कि चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव करवाना। अगर वहां पर स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है तो वो जो देश है वो क्या होगा? वो हमारा अलोकतांत्रिक देश होगा, यानी कि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारे स्टेटमेंट, अब ये सारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, इनके आंसर मैं लिख के लाया हूं, है ना। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुमने चैप्टर ठीक से पढ़ा है, तो आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, है ना, यहां पे भी सेम ऐसे स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। इनमें से कौन सा तर्क जो है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? तो आप देखोगे ना, लोकतंत्र में खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं भाई। लोकतंत्र व्यवस्थाओं दूसरे की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है, बिल्कुल सुलझाती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होती है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं, गलत है ना। आप देखो ना, विकल्प घा जो है, घा वाला जो विकल्प है वो आप बोल सकते हो कि ये जो दे रखा स्टेटमेंट दे रखा है वो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है।
क्योंकि आप देखोगे जहां पर लोकतंत्र नहीं होता वहां पर ज्यादा समृद्ध है। जैसे मैंने बताया ना आपको चाइना की मैंने बात की, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावटी लोकतंत्र है वहां पे। तो वहां पे चाइना में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, चाइना बहुत ज्यादा विकसित हो गया है क्योंकि वहां पे एक ही सरकार रहती है, स्थिरता बनी रहती है, तो वहां पे आपको ज्यादा समृद्धि दिखाई देगी। एक लोकतांत्रिक देश में धीरे धीरे समृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी जो है ना वो गलत ऑप्शन है, इसके बारे में पूरा दे रखा है यहां पे, ठीक है। अरे दे दिया पार्टी कमल सर को भाई, कमल तो भाई अपना यार, छोटा भाई अपना 4-5 साल से साथ रह रहा है मेरे। चलो ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो ये सारे बचे हुए जो क्वेश्चन है सारे होमवर्क में लेके जाओ तुम, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है। अगर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब थोड़ा सा एक पोल करवा रहा हूं मैं, जल्दी से बता दो बे, जल्दी से बता दो कि चैप्टर जो है पूरा समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद भाग जाना, ठीक है ना। हाय दैया हाय तौबा मचने लगता है तुम्हें 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटा बोला जाता है पढ़ाने के लिए, यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट में 1 घंटा 20 मिनट हुए पढ़ाते पढ़ाते, और तुम्हें नानी याद आ गई है। मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लो, अरे सर 9वीं तो है सर, कौन से बोर्ड एग्जाम है सर, है ना, ये इतना पढ़ाते हो और कौन सामाजिक विज्ञान को इतना पढ़ता है। यूपीएससी करोगे ना तो समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें। कल की क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, भागो यहां से, कोई अरे पहले पोल का आंसर करके जाओ यार, पहले ऐसा मत जाया करो यार, दुख होता है तुम्हें जब समझ में नहीं आता, तो मेरी तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, है ना। मैं चाहता हूं तुम 9वीं के बाद किसी और दूसरे टीचर से भी पढ़ो ना, तो तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए कि भाई एक टीचर ने पढ़ाया था क्लास 9वीं में। तो ऐसा मत किया करो भाई, ठीक है। 93%, चलो ठीक है भाई। 6% का तो पापा को नाम भी नहीं पता, 6% को तो अपने खुद के पापा का नाम नहीं पता, मैंने पोल करवाया था। चलो कोई बात नहीं, 6% का क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार। तो एंड करें इस क्लास को, एंड करें, चलो ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो यार। और कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। और बाकी एक बार घर पे जाके पढ़ लेना, क्लास खत्म होके, ठीक, घंटा 2 घंटा खेल के पढ़ लेना, भला हो जाएगा तुम्हारा कुछ, ठीक है ना। चलो ठीक है, भागो 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 भागो, बाय 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 बाय।